जैसे ही केबल कार रुकी, चंदू और बाकी लोग अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गए। किली गार्डन एक हल्की ढलान पर बना था, एक ऐसा भूभाग जो इसे एक अनोखा बहुस्तरीय दृश्य प्रभाव देता था। बगीचे का द्वार प्राचीन लाल लकड़ी से तराशा गया था, जो बेलों और ताज़े फूलों से लदा हुआ था, जो एक लंबे इतिहास और जीवन कविता का एहसास देता था। हम पहुंच गए हैं देवियों। आज की सैर के लिए यही हमारी मंजिल है। पूरे दिन के लिए मैं आपका टूर गाइड रहूंगा। चंदू ने लेन किंगकियू का हाथ पकड़ा और उसे केबल कार से बाहर ले गया। लेन किंगकियू के चेहरे पर अभी भी केबल कार की सवारी की हल्की लाली थी और उसने हल्के से सिर हिलाया। जीजाजी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? साफ तौर पर यह किसी पहाड़ पर है। यहाँ के असामान्य रूप से हल्के तापमान को देखते हुए लेंगलिंग र ने एक सवाल उठाया। चंदू ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्योंकि यह एक स्थिर तापमान वाला क्षेत्र है। पूरे किली गार्डन का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के स्थिर तापमान पर रखा जाता है। इस स्थिर तापमान प्रणाली को बनाने में जो खर्चा आया, खैर इस बारे में बात नहीं करते। ये सुनकर लेंगलिंगर ने पुराने द्वार और आसपास की हरियाली और फूलों को हैरानी से देखा। क्या यही अमीरों की खुशी है? मुझे ये पसंद है, हे। चंदू ने बेबसी से कंधे उचकाए। ये तो बस शुरुआत है। चलो अंदर चलते हैं। बगीचे के द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज़ नजर आई वह थी एक हरा भरा लॉन, जिस पर कृत्रिम रूप से उगाए गए फूल बिखरे हुए थे। लॉन के बगल में रंग बिरंगे कंकड़ों से बना एक घुमावदार रास्ता था, जिसके दोनों ओर तरह तरह के फूल और झाड़ियां लगी हुई थीं, जो एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। आगे रास्ते के अंत में एक छोटा सा फव्वारा था, जिसका पानी धीरे धीरे नाच रहा था और मधुर ध्वनियां निकाल रहा था। फव्वारे वाले क्षेत्र से गुजरते हुए जमीन पर सजी हुई सुंदर फूलों की क्यारियां देखी जा सकती थीं। इन क्यारियों में तरह तरह के मौसमी फूल थे, शुरुआती बसंत के ट्यूलिप से लेकर देर से पतझड़ के गुलदाउदी तक। हर क्यारी को बारीकी से सजाया गया था, फिर भी उसमें एक प्राकृतिक जंगली आकर्षण बरकरार था। लेंगलिंग र लगातार अपने फ़ोन से आसपास के नज़ारों की सेल्फी और तस्वीरें लेती रही। उसका लोकेशन भी किली गार्डन में सेट था। वह आगे दौड़ी, हे, जब मैं वापस आऊंगी तो कियोंगलैन ज़रूर बहुत जलेगी। बहरहाल लेंगलिंग र ने गाल फुलाते हुए चंदू को घूरा। क्या वे दोनों थोड़ा तेज नहीं चल सकते थे? मैं गुस्से में हूँ, पता है क्यों? चंदू की तरफ लेंगकिंगकियू चंदू का हाथ थामे इत्मीनान से टहल रहा था, मानो सैर कर रहा हो। वह उसे जगह के बारे में सब कुछ समझा भी रहा था। तुमने इस जगह पर आने के बारे में क्यों सोचा? लेंगकिंगकियू जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। चंदू, जो फव्वारे का लंबा इतिहास समझा रहा था, रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा कि किंगकियू तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेंगकिंगकियू एक पल के लिए चुप रही, फिर अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने धीरे से गुनगुनाया, अगली बार इस तरह पैसा बर्बाद मत करना। हे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का मालिक होने के अलावा मेरे पास बेशुमार पैसा भी है। पूरी दुनिया का मालिक? हाँ, किंगकियू का मालिक होना पूरी दुनिया का मालिक होने के बराबर नहीं है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। चापलूस किंगकियू, मेरे किंगकियू टिल्डर टिल्डर, क्या तुम जानते हो, जितना ज़्यादा तुम मुझसे ऐसा कहते हो, मैं उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। बिगड़ा हुआ, मैंने तुमसे कहा था, जितना ज़्यादा तुम बोलते हो वह उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता है। तुम चुप रहो। डॉट 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 डॉट। जब चंदू और लेंगकिंगकियू खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे, मार्शल आर्टिस्ट डिपार्टमेंट अस्पताल में बाई जून अस्पताल के बिस्तर पर कमज़ोर हालत में लेटा हुआ था। उसके बगल में सफ़ेद वर्दी पहने दो मार्शल आर्टिस्ट बैठे थे। आंखों के नीचे काले घेरे वाला एक आदमी भौहें चढ़ाए उस रात प्राप्त आंकड़ों की जांच कर रहा था। दूसरी महिला ने आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से दर्ज किया। उसकी लिखावट साफ और तेज थी और वह सफ़ेद कागज़ पर एक के बाद एक सुराग लिख रही थी। बाई जून उस रात घायल नहीं हुआ था। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े से लड़ने में भी बस कुछ सच्चीची का नुकसान हुआ था। बाद में जब उसने उस दुष्ट हृदय को सच्चीची दी, तब जाकर उसकी शक्ति कम हुई। जब किसी ग्रैंड मास्टर की सच्चीची समाप्त हो जाती है तो उसे ठीक होने में कुछ समय लगता है। माफ़ करना, मिशन विफल रहा। संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाई जून ने अनिच्छा से आह भरी। डेटा देख रहे आदमी ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य जनता की रक्षा करना था। इस बार कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है। दूसरी महिला कुछ हैरान और अनिश्चित थी। नाइट किंग ने इन आम लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्या उसे ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो हर तरह के बुरे काम करता हो? इन शब्दों पर दीवार से टिके एक और आदमी ने जवाब दिया, किन रोंग, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? कोई जानवर अपने शिकार को तभी छोड़ता है जब उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया हो।
उद्धरण चिन्ह। ये बिल्कुल साफ है कि 22 जून और उसके मार्शल आर्टिस्टों के समूह ने उस नाइट किंग को तब तक जबरदस्ती खिलाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसीलिए उसने आम लोगों को छोड़ दिया और पूरी फसल लेकर लौटा। किनरोंग नाम की महिला ने यह टिप्पणी सुनकर आंखें घुमाईं, कोने में झुके हुए अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए आदमी की ओर देखते हुए। लीचुआन, क्या आप आकर उस रात का डेटा देख सकते हैं? ये घटना हमारे शांति गुट के इलाके में हुई है और हमारे शिक्षक पहले से ही विभाग में हमें समझाने में व्यस्त हैं। लीचुआन नाम का वह आदमी किनरोंग से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने गर्दन सिकोड़ ली और बुदबुदाया, चूगे यहाँ है तो मैं क्यों देखूं? शिक्षक जितना समझाते हैं यह उतना ही बेकार होता जाता है। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है नाइट किंग जिंदा हो गया है और वे बुजुर्ग बस बड़ी बात को कम करके छोटी बात को गायब करना चाहते हैं। मुझसे पूछो तो अगर उन्होंने जियांगहाई की सुरक्षा के लिए सीधे और सैनिक भेज दिए होते तो यह नौबत ही न आती। देखो, इतने सारे मार्शल आर्टिस्टों की आत्माओं को निगलने के बाद नाइट किंग की ताकत अथाह स्तर पर पहुंच गई होगी। किनरोंग अवाक रह गई। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो लगातार डेटा की जांच कर रहा था और पूछा, चूगे, तुम क्या सोचते हो? अपना नाम पुकारे जाने पर चूगे ने डेटा नीचे रख दिया और बेबसी के भाव से आह भरी, परेशान करने वाली बातों को छोड़ भी दे तो कम से कम हमारे पास एक अच्छी खबर तो है। कम से कम सर्चलाइट ने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का आभामंडल तो समेट लिया है ना। इससे हम ज्यादा निष्क्रिय नहीं रहेंगे। इस बिंदु पर चूगे ने 22 जून की ओर देखा। वैसे रिपोर्ट से पता चलता है कि शहर में छिपे हुए नागरिक मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह भी है। वे सब बहुत ताकतवर हैं। क्या ये सच है? 22 जून को उस रात आए मार्शल आर्टिस्ट याद आ गए, मुरोंगसी, मेइजू और यूशिंगजू नाम की एक। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उनके साथ एक छोटा समूह बनाया है। मैं सोच रहा हूं कि क्या हम उन्हें अपने मार्शल आर्टिस्ट विभाग में भर्ती कर सकते हैं। कितना ताकतवर? तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। लीचुआन ने 22 जून को कुछ आश्चर्य से देखा। ये जानना जरूरी है कि 22 जून न केवल उनके शांति गुट में बल्कि पूरे मार्शल आर्टिस्ट विभाग में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। 22 जून ने सिर हिलाया। हाँ, उनमें से एक। शायद मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। बाकी दोनों की क्षमताएं भी अनोखी हैं, टीम के साथियों के पीछे हटने के लिए एकदम सही। इन शब्दों ने तुरंत सबकी दिलचस्पी जगा दी। सचमुच ताकतवर हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या वे यहाँ हैं? चलो एक मुलाकात करते हैं। ऐसी प्रतिभाएं दूसरे गुटों को नहीं दी जा सकती। हाँ, मेरा इरादा ऐसा ही करने का है। डॉट 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 डॉट। समय बीतता गया। शाम की घंटी बजी। चंदू और लेंग किंग की मस्ती का दिन खत्म हो गया। लेंग परिवार के गेट के सामने कार धीरे से रुकी। किंग, कल मिलते हैं टिल्डा। हे, कल मैं खूब पढ़ाई करूंगा। मुझे परेशान मत करना। इतना बेरहम। फिर एक विदाई चुंबन कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। दफा हो जाओ। अरे अरे अरे, मुझे मत मारो किंग। धमाका। कार चल पड़ी और चंदू तेजी से गाड़ी चलाकर चली गई। बहन, क्या तुम अभी तक अंदर नहीं आ रही हो? लेंग रने खरीदे हुए स्नैक्स का ढेर लिए हुए उलझन में पूछा। लेंग किंग ने चंदू के जीवनसार को देखा जो दूर होता जा रहा था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। हम खुशी के पल हमेशा कम होते हैं। इसके बाद उसे कुछ गंभीर करना होगा। मेरे दूसरे रूप, तुम्हें कड़ाही से खेलने में बहुत मजा आया था, है ना? तुम्हारी समझ में बहुत सुधार हुआ है। ओह, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम किसी जीवंत जगह नहीं गई, जो वास्तव में निराशाजनक है। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम और रोमांचक गतिविधियां करोगी। लेंग किंग ने मन ही मन जियाओ लेंग की आवाज़ सुनी। वह धीरे से मुस्कुराई, फिर लेंग र को कुछ बैग उठाने में मदद की। जब वे दरवाजे से अंदर गए, जियाओ लेंग, तुम सच में समझ नहीं रही हो। चाहे जगह कितनी भी चहल पहल क्यों न हो, चंदू मुझे हमेशा इतना ही प्यार करेगा। तुम्हें अभी भी चंदू को वश में करने की मेरी कला सीखनी होगी टिल्डर। तुम्हारी बात, अगर मैं किसी चहल पहल वाले इलाके में भी चली गई तो क्या तुम सिर्फ मेरे आंतरिक भावों में आए बदलाव से ही संतुष्ट हो पाओगी? इससे तुम्हें निराशा होगी या नहीं, इसका क्या लेना देना? तुम सही कह रही हो। जियाओ लेंग ने आश्चर्यजनक रूप से खंडन नहीं किया। इससे लेंग किंग को थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। टिल्डा जियाओ लेंग आखिरकार उससे और बहस नहीं करेगी। टिल्डा उसे उसके मौजूदा तरीके से सहमति हो गई होगी। अपने गर्म घर लौटने पर लेंग किंग ने आज पूरी तरह आराम करने का फैसला किया। वह पूरी रात पढ़ाई नहीं करेगी, वह जल्दी सो जाएगी क्योंकि कल सुबह बहुत सारे काम करने हैं। रात्रि संगठन को काम सौंपने थे और उसे गु परिवार की वार्षिक बैठक की नई तैयारियां भी करनी थीं। वह नहीं जानती थी कि उसके विचार जियोलेंग द्वारा सुन लिए गए थे। हे लेंग किंग के दिमाग में जियोलेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक खामोश मुस्कान निकल रही थी। गु परिवार। चंदू ने नहाना धोना समाप्त किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। एक मुस्कान जिसे वह दबा नहीं सका उसके चेहरे पर फैल गई।
हे टिल्ड, कौन समझता है मेरे परिवार किंगकियू के साथ मेरी अनुकूलता फिर से बढ़ गई है। ओह नहीं नहीं नहीं, अनुकूलता बहुत पहले ही अधिकतम हो गई थी, ये सिर्फ गहरी भावनाओं की खेती है। हालांकि वृद्धि के बावजूद चंदू के चेहरे पर थकान का एक संकेत दिखाई दिया। उसने जम्हाई ली और अपने कंधों को रगड़ा। समय गिनते हुए उसने पिछले 2 दिनों में केवल 2 या 3 घंटे सोए थे। लेन किंगकियू के अन्य व्यक्तित्व के विचार ने उसे सिरदर्द दे दिया। वह व्यक्तित्व भी एक परेशान करने वाला मामला था। लेकिन उससे पहले चंदू ने सिस्टम खोला। एक मेमोरी फ्रेगमेंट X1 उसके बैकपैक में चुपचाप पड़ा था। यह एक मेमोरी फ्रेगमेंट था जो जियोलेन की अनुकूलता में 1% की वृद्धि के बाद प्राप्त हुआ था। चंदू ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि अनुकूलता का मतलब है कि जियोलेन को भी उससे प्यार हो गया था। ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि उसे उसके साथ खेलना मज़ेदार लगता था, जिसके कारण उसकी अनुकूलता थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसने मेमोरी फ्रेगमेंट पर क्लिक किया। बज़, चंदू के सामने पतली हवा से एक पारदर्शी हल्के नीले रंग का पानी का गोला प्रकट हुआ। क्या ये मेमोरी फ्रेगमेंट है? चंदू ने खुद से कहा, हालांकि वह नहीं जानता था कि यह क्या है। लेकिन वह पहले देखेगा, शायद वह गहरी बातों को उजागर कर सके। ये सोचते हुए चंदू ने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। एक पल में फुफ, चंदू बेहोश हो गया। एक गहन अंधकार, एक अथाह खाई की तरह चंदू को घेर लिया। उसकी चेतना समुद्र के तल में डूबते हुए मलबे की तरह थी, जो अंतहीन मौन और उत्पीड़न से निगल ली गई थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन इस घुटन भरे वातावरण में भारी हो गई। चंदू को लगा जैसे उसकी आत्मा एक अवर्णनीय धुंध में लिपटी हुई है। उसने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की और उसकी धुंधली दृष्टि से एक लाल रंग रिस रहा था, खून का रंग और प्रलय का रंग। धप, यह क्या है? उसका दिल किसी चीज से कसकर जकड़ा हुआ सा लग रहा था, और जैसे जैसे उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ होती गई, उसके सामने नरक जैसा एक यातना स्थल खुल गया। हर जगह क्षत विक्षत अवशेष पड़े थे, कटे हुए हाथ पैर जमीन पर बेतरतीब ढंग से फेंके गए थे, मानो कोई खिलौने हों। इसके अलावा किसी अनजान दुर्भावनापूर्ण मनोरंजन के लिए जमीन के दोनों ओर सफ़ेद हड्डियों के ढेर भयावह अवरोध बन गए थे। हवा खून और सड़न की गंध से भरी हुई थी। चंदू कुछ स्तब्ध था। उसने इस दृश्य को अपने मन में याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानो कोई अवरोध उसे रोक रहा हो। उसे यह बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों? क्या ये जाना पहचाना सा लगा? ये जाना पहचाना क्यों होगा? ये नामुमकिन है। उसकी मूल दुनिया ने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया होगा। इस उपन्यास की दुनिया में भी इस वर्तमान जैसा कोई दृश्य नहीं था, है ना? लेकिन यह इतना जाना पहचाना क्यों था? और यह किसकी स्मृति थी? दहाड़, आकाश में विलाप और दहाड़ें आपस में गुंथी हुई थीं। ऊंचे आकाश में काले बादल जलते हुए कोयले की तरह नीचे लटके हुए थे और बिजली लगातार चमक रही थी, इस तबाह जमीन को रोशन कर रही थी। चंदू ने ऊपर देखा। उसने पाया कि बादलों के बीच विशालकाय, धुंधले से दिखाई देने वाले प्राणी उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। आखिर ये जगह क्या थी? चंदू ने मन ही मन सिस्टम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन प्लॉप, उसके पैर जवाब दे गए, नियंत्रण खो बैठे। जैसे ही उसकी दृष्टि नीचे गई, चंदू को अपना वर्तमान रूप पता चला। वह जमीन पर लेट गया, अपने नीचे देखने की पूरी कोशिश कर रहा था। और एक भयानक सत्य का पता चला, जो था, क्या वह मेरा निचला शरीर है? चंदू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि उसके पास केवल उसका ऊपरी शरीर बचा था और वह जमीन पर पड़ा था। क्यों? और जिसने उसे और भी भ्रमित कर दिया वह ये था, उसके दिल में कोई डर नहीं था, कोई निराशा नहीं। इस पल केवल एक ही भावना थी, जो थी उदासी। तभी पट 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 पट, जैसे ही कदमों की आहट धीरे धीरे पास आए, एक परिचित आवाज, नीची और दुख से भरी, चंदू के कानों में दाखिल हुई। मुझे माफ कर दो, चंदू। जैसे ही उसकी गर्दन से ठंडक फैली, चंदू बेहोश हो गया। होश वापस आया, मानो कोई किनारे पर खींच लाया हो और ताज़ी हवा के लिए हौंफ रहा हो। हिस, चंदू ने अपनी छाती पकड़ ली, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अचानक जाग गया। उसने चारों ओर देखा, खुद को अभी भी अपने कमरे में पाया। हिसहा हिसहा, चंदू हौंफने लगा, उसकी आंखें गहरी घबराहट से भर गईं। वो जेड पैर, वो उन्हें पहचान लेता भले ही वो राख में बदल जाते। वो थे उसके किंगकियू के जेड पैर, जिन्हें वो जमकर चाटना चाहता था। लेकिन उस दृश्य का मामला क्या था? सिस्टम, जल्दी बाहर आओ। ये किसका मेमोरी फ्रेगमेंट है? अभी वो दृश्य वास्तव में क्या था? चंदू लगातार अपने मन में सिस्टम से सवाल कर रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंदू कैसे पूछता। क्षमा करें मेजबान, आपका अधिकार अपर्याप्त है। अधिक मेमोरी अधिकार को अनलॉक करने के लिए कृपया अपने शुद्ध प्रेम लक्ष्य की अनुकूलता बढ़ाएं या अपनी शुद्ध प्रेम साधना तकनीक को अपग्रेड करें। सिस्टम ने केवल यंत्रवत उत्तर दिया। चंदू के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। उसकी आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। कुछ गड़बड़ है।
बहुत गड़बड़। किसी को ये जानना चाहिए कि इस उपन्यास की दुनिया ने कभी भी ऐसे प्रलय जैसे कथानक के बारे में नहीं लिखा। ओह नहीं, रुको। चंदू अचानक रुक गया, अपना चेहरा ढक लिया। लेन किंगकियू का दूसरा व्यक्तित्व होने के बारे में मूल में भी नहीं लिखा था। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पहले से ही कुछ अजीब बदलाव होने लगे हैं, लानत है। अन्य जानकारी जानने के लिए उसे अनुकूलता बढ़ानी होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है? उसे जाकर जियो लेन की अनुकूलता बढ़ानी होगी। चंदू की अभिव्यक्ति बहुत अजीब हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। ये यादें भी अप्रासंगिक हो सकती हैं। उसे अभी भी अपनी मूल योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अन्य यादों को जानने के लिए जियो लेन को विशेष रूप से खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंदू ने एक गहरी सांस ली। रात की घटनाओं ने उसके दिमाग को थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया था। उसने हाथ बढ़ाया और खुद को छुआ। टस डिंग लिंग लिंग टिल्ड 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 तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है टिल्ड 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 डिंग लिंग लिंग टिल्ड 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 तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है टिल्ड टिल्ड टिल्ड। चंदू चौंक गया। उसने बेडसाइड टेबल पर रखे अपने फोन को देखा। उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। क्या हो रहा है? किंगकियू ने अचानक मुझे फ़ोन कर दिया। उसने इसे इस्तेमाल करना सीखा है। उसे याद आया कि उस रात जाने से पहले उसने लिंग रको सिस्टम से खरीदा हुआ एक फ़ोन दिया था जिसे आवाज़ से नियंत्रित किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि लिंग र ने इसे पहले ही किंगकियू को दे दिया था। क्योंकि यह लिंग किंगकियू के लिए खरीदा गया था, इसमें केवल उसके और लिंग र के नंबर ही सेव थे। तो किंगकियू ने उसे फ़ोन किया क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आजमाना चाहती थी। वाह! चंदू ने तुरंत उस बुरी मेमोरी फ्रैगमेंट को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। अपनी अच्छी पत्नी के साथ प्यार भरी कॉल से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। ये सोचकर चंदू ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। 1:33 प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी भी इतनी देर तक पढ़ाई कर रहे हो? चंदू ने ज़्यादा नहीं सोचा और कॉल का जवाब दिया। अगले ही पल लेन किंगकियू की परिचित आवाज़ चंदू के कानों में दाखिल हुई। पतिदेव टिल्ड मैं बहुत अकेला हूँ। इन शब्दों पर चंदू के चेहरे पर पहले से दिखाई देने वाला उत्साह तुरंत गायब हो गया। फिर ये पूरी तरह से लाचारी में बदल गया। उसने आह भरी, जियाओ लेंग, क्या तुम किंगकियू की आवाज़ में ऐसी अजीब बातें नहीं कह सकते? लेंग परिवार के घर पर जियाओ लेंग अपने नाखूनों से छेड़छाड़ कर रही थी। फ़ोन पर चंदू की प्रशंसा करते हुए कह रही थी, उफ़, मैं बस ये परखना चाहती थी कि तुम्हें ये पता लगाने में कितने सेकंड लगेंगे कि फ़ोन पर बात करने वाला मैं हूं या मेरा दूसरा रूप। तुम बहुत अच्छे हो, तुम पास हो गए। चंदू थोड़ा अवाक रह गया। उसने पूछा, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम लोगों को आधी रात को सोने नहीं देते? हे, इतना अधीर मत हो। याद है, अगर तुम्हें मेरा सहयोग चाहिए तो तुम्हें मेरे इशारे पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा टिल्ड। जियाओ लेंग ने अपने नाखूनों पर फूंक मारी। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। ये सुनकर चंदू एक पल के लिए चुप हो गया। उसने ऐसी शर्त कैसे मान ली? तसक, मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ। क्या मैं? नहीं, जियाओ लेंग ने अचानक बीच में ही टोकते हुए जोर दिया, क्या तुम दिन में मेरे दूसरे रूप के साथ अच्छा समय नहीं बिता रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरे रूप में तुम्हें फ़ोन करता हूँ तुम अनिच्छुक हो? मेरा यह मतलब नहीं था। बात बस इतनी है कि मुझे दिन में किंगकियू के साथ रहना है और तुम्हारे ऐसा करने से मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हे, ये सब बहाने हैं। खैर, अगर ऐसा है तो चलो सहयोग नहीं करते। मैं अपने दूसरे रूप को तुम्हारा असली रूप दिखाने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंदू तुरंत परेशान हो गया। स्मृति खंड का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं था और अगर जियाओ लेंग ने यहाँ और परेशानी खड़ी की तो शायद ये समस्याएं और बढ़ा देगा। नहीं, क्या मैं एक काला गुलाम हूँ? क्या मुझे 24 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है? बेशक किंगकियू के लिए मैं 24 घंटे जाग सकती हूँ, लेकिन तुम जियाओ लेंग किंगकियू नहीं हो, बस एक मामूली सा व्यक्तित्व। मैं नहाने के बाद आता हूँ। चंदू ने गहरी सांस ली, फिर फ़ोन पर अपना आखिरी प्रतिरोध किया। ओह, तुम्हें पसीना आ रहा है? हाँ, मुझे एक बुरा सपना आया और मैं पसीने से तर हो गई। ये सुनकर जियाओ लेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने होंठ चाटने के बाद उसने पूछना जारी रखा, कैसा बुरा सपना? मैंने सपना देखा कि तुमने मुझे आधी रात को बुलाया है और फिर जब मैं उठी तो पाया कि बुरा सपना सच था। चंदू ने चिढ़कर जवाब दिया। जियाओ लेंग, जो चंदू के समझाने का इंतजार कर रही थी, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके शब्दों को ध्यान से दोहराने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि चंदू क्या कह रहा था। कहा था। उसके होंठ थोड़े मुड़े और उसने एक सुखद हंसी निकाली। हे, मुझे लगता है मैं समझ गई हूं कि मेरा दूसरा रूप तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। जैसा कि एक डेगची से उम्मीद की जाती है, तुम खुद को समर्पित करते हुए अपनी मालकिन को खुश करना भी जानते हो। मालकिन की देगची, तुम मात्र दूसरी शख्सियत, बहुत सारी चालें चलती हो। चंदू ने मुंह बनाया। बस, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे रुको, समय कम है, इसलिए नहाने की जहमत मत उठाओ। नहाओ मत।
क्या तुम सच में? हम बिल्कुल, मेरे पास बाहर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है और मैं इसे ऐसी किसी चीज़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता। चंदू ये सुनकर झिझका, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। ठीक है, फिर जो भी तुम कहो। उसने मन ही मन सोचा, क्या मजाक है। भले ही ये दूसरी शख्सियत हो, ये फिर भी किंकियू का शरीर है ना। वह किंकियू के शरीर पर पसीने का दाग कैसे लगा सकता था। और इस तरह 1 घंटे बाद लेंग परिवार के घर पर क्लिक टिल्ड जियो लेंग ने यात्री द्वार खोला और अपने लंबे पैरों के साथ अंदर कदम रखा। उस रात उसने एक काला ओवरकोट पहना था, जिसके नीचे एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफ़ेद रेशमी शर्ट थी, जिसका कॉलर थोड़ा खुला था, एक बौद्धिक सुंदरता बिखेर रहा था। अपने पैरों में उसने काले रंग की ऊंची एड़ी की एक जोड़ी पहनी थी, जिससे उसके गोरे तलवे दिख रहे थे। गल्प टिल्ड चंदू ने अयोग्य रूप से अपनी लार निगल ली। चंदू की निगाहों को नोटिस करते हुए जियोलेंग ने चंचलता से अपनी उंगलियों को उसके बालों में फिराया, जिससे वे हल्के से चंदू के चेहरे से टकराए। क्या हुआ? मंत्रमुग्ध, हे आप अभी भी किंकियू से दूर हैं। लेकिन मैं किंकियू का शरीर हूँ। टिल्ड जियोलेंग की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके लाल होंठों से एक ठंडी आवाज आई, तुमने स्नान किया? चंदू दंग रह गया और जियोलेंग से थोड़ा दूर चला गया। हाँ बिल्कुल, मुझे स्नान करना था। क्या तुम इसलिए इतने नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा इंतजार करवाया? तस जियोलेंग को अपने दिल में कुछ नाराजगी महसूस हुई। उसने भावशून्य होकर चंदू को देखा। चंदू उसकी निगाहों के नीचे असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल लेन किंगक्यू जैसी ही थी। अरे नहीं, उसका शरीर लेन किंगक्यू का है। बेवकूफ़। जियोलेंग ने ठंडी सांस ली, फिर ठीक से बैठ गया और चंदू से कहा, गाड़ी चलाओ। हालांकि चंदू ने निर्देश का पालन नहीं किया। बिना वजह डांट खाने पर कैसा लगता है? अगर किंकियू उसे डांट रही होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों और ज्यादा उत्तेजित हो रहा है। लेकिन ये दूसरा व्यक्तित्व क्या भला है? इसलिए उसने इंजन बंद कर दिया, जियाओलिंग की तरफ देखा और इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे जो पसंद है वो किंकियू है, तुम नहीं, ये दूसरा व्यक्तित्व। हालांकि हमारा समझौता हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ समझौता करना ही है। तुम किंकियू को मेरा असली रूप दिखा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी पोल भी खोल सकता हूँ। आखिरकार किंकियू नहीं चाहेगी कि उसकी बहन तुम्हारे इस दूसरे व्यक्तित्व के बारे में जाने। तुम जो उसके शरीर में रहते हो, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, है ना? अगर तुम मानवीय भावनाएं नहीं सीख सकते तो ऑनलाइन जाओ और ठीक से सीखो। बस आधे अधूरे मन से सीखकर फिर दिखावा मत करो। मैं तुम्हें लेने आधी रात को यहाँ तक आया हूँ। क्या तुम धन्यवाद या कृपया भी नहीं कह सकते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहावत है, अगर तुम बुरे हो तो और अभ्यास करो। क्या तुम समझ रहे हो? चंदू दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने स्वाभाविक रूप से वैसा ही जवाब दिया जैसा उसे करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चंदू के शब्दों की बौछार सुनकर जियोलेंग वह चुप हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह कड़ाही वास्तव में अपने मालिक के शब्दों का खंडन करेगी। कितना दिलचस्प। उसका मूड फिर से खुश हो गया, इसलिए उसने अपने होंठ टेढ़े किए और चंदू की तरफ देखा। ठीक है, तुम सही हो तो मुझे माफ करना। कृपया गाड़ी चलाओ। जियोलेंग को देखते हुए, जो उसके द्वारा डांटे जाने के बाद मुस्कुराया। चंदू को लगा जैसे वह रुई घूंसे मार रहा हो। ठीक है, कहाँ? कहीं भी। और नाइट नाइट नहीं आई। तुमने सब कुछ सीख लिया है ना? हमें ये सब कितनी देर में करना होगा? चंदू स्टीयरिंग व्हील पकड़े ऊपर कार को शहर के बीचों बीच चला रहा था। पैसेंजर साइड की खिड़की खुली थी और रात की हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। जियाओलेंग खिड़की के पास झुककर उत्सुकता से बाहर रात के नज़ारे को देख रहा था। जल्दी मत करो, हर बार जब हम बाहर आते हैं तो हमें अलग अलग एहसास होते हैं। जियाओलेंग हल्के से मुस्कुराए, उसके बाल रात की हवा में लहरा रहे थे। शहर का केंद्र रोशनी और गतिविधि से गुलजार था। आधी रात में भी पैदल यात्री आ जा रहे थे। इन नन्हे मुन्नों को सोने की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? जियाओलेंग ने अपना सिर नहीं घुमाया, बल्कि खिड़की से बाहर देखते हुए उसने चंदू से पूछा, जो गाड़ी चलाते हुए नींद से भरा हुआ था। ये सुनकर चंदू भी खासा उत्सुक हो गया। उसने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हूँ, है ना? मेरा शरीर निश्चित रूप से आम लोगों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, है ना? लेकिन पिछले 2 दिनों से जब भी आपने मुझे रात में बाहर बुलाया है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप मुझे कालड्रॉन कहते रहते हैं। क्या ये कोई बुरी कला हो सकती है जो लगातार मेरी जीवन क्यूई को अवशोषित कर रही है? पिछले 2 दिनों ने चंदू को इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसे अपने जीवन पर शक होने लगा था। ये सुनकर जियाओलेंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह एक सुखद हंसी से लोटपोट हो गई। शायद
जैसा आपने कहा था, मैं और दूसरा मैं दोनों आपकी जीवन क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं। हे, दिलचस्प है, क्या काल्ड्रॉन ने इसे खोज लिया है? जियाओ लिंग ने वास्तव में इसे महसूस किया था जब उसने इस शरीर को नियंत्रित किया था। वह खुद को पोषण देने के लिए हर मिनट और सेकंड में चंदू की जीवन क्यूई को अवशोषित कर सकती थी। ये सिर्फ इतना है कि तरल पदार्थ के सेवन की तुलना में इसका प्रभाव कम था। लेकिन एक छोटा मच्छर भी मांस ही तो है ना? दिन में कई बार थोड़ी मात्रा में अवशोषित करना भी अच्छा है। बेशक वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए आज के बाद उसे कढ़ाई को कुछ दिन की छुट्टी देनी होगी। टीएस इसने भी उसे एक अच्छा संकेत दिया, यानी जीवन क्यूई का सामान्य अवशोषण केवल कढ़ाई को और अधिक थका देगा और दक्षता कम होगी। लेकिन अगर ये तरल पदार्थ का सेवन था तो न केवल दक्षता अधिक थी, बल्कि कढ़ाई भी प्रत्येक लड़ाई के साथ अधिक साहसी महसूस कर रही थी। ये दूसरे मुझ पर सत्यापित किया जा सकता है। अभी भी एक अवसर खोजने की जरूरत है। दुर्भाग्य से कढ़ाई केवल दूसरे मुझ में रुचि रखती है। अगर मैं जल्दबाजी में उससे तरल पदार्थ लेने की कोशिश करता हूं तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। संक्षेप में, जियाओ लिंग ने एक बिलबोर्ड देखा था। उसकी आंखों में उत्सुकता का एक संकेत दिखाई दिया, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित सड़क की ओर इशारा करते हुए चंदू से कहा, कढ़ाई कृपया इस सड़क पर 10 किलोमीटर सीधे ड्राइव करें। हो, चंदू ने सड़क के संकेत पर देखा और तुरंत कहा, अवाक, चलो बड़ी बहन, जियांगहाई पैराडाइस इस समय बहुत पहले बंद हो गया है, ठीक है। स्पष्ट रूप से चंदू के अपरिचित पते से असंतुष्ट जियो लिंग ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, बस ड्राइव करें। मैं आज वहां जाना चाहता हूं। इसके अलावा कृपया मुझे जियो लिंग कहें। बड़ी बहन संबोधन मुझे बहुत असहज करता है। चंदू ने ये सुनकर मुंह बना लिया, आप बहुत मांग कर रहे हैं। अगर हम वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं बजा पाए तो मुझे दोष मत देना। 10 मिनट से अधिक समय बाद 2 बजे रात जियांगहाई पैराडाइस के मुख्य द्वार पर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, चंदू ने बड़े लोहे के गेट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शादेफ्रॉइड का भाव था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह जगह खुली नहीं होगी। तुम काफी घूम चुके हो, है ना? चलो वापस चलते हैं। हालांकि जियाओ लिंग ने अपना सिर हिलाया और बड़े लोहे के गेट की तरफ चली गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। चंदू को तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ, अरे तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुलुलु पार्क का मुख्य द्वार तुरंत काले पानी के एक पोखर में बदल गया, मानो उसमें किसी चीज ने जंग लगा दी हो। तुरंत बाद जियाओ लिंग ने चंदू को देखने के लिए मुड़कर कहा, ये खुला है, जल्दी करो और यहाँ आओ। ये कहकर वह मुड़ी और उसकी आंखों में बड़ी दिलचस्पी थी। चंदू केवल उसका अनुसरण कर सका। उसने बड़े गेट को पार किया जो काले तरल में पिघल गया था। फेरिस व्हील धीरे धीरे आसमान में ऊंचा उठता रहा, अपनी दिन की रौनक खोता हुआ। मीरा गो राउंड शांत और खामोश था। उसके रंगे हुए घोड़े और अलंकृत सजावट रात की आगोश में समा गई थी, मानो कोई शानदार सपना खत्म होने वाला हो। मनोरंजन पार्क के विभिन्न स्टॉल और आर्केड मशीनें पहले ही बंद हो चुकी थीं। रंग बिरंगी रोशनियां अब नहीं चमक रही थीं, बस कभी कभार सुरक्षा लाइटें मंद पीली रोशनी बिखेर रही थीं। रोलर कोस्टर की पटरियां अंधेरे में फैली हुई थीं और स्लाइडों और ड्रॉप टावरों के छायाचित्र रात के आसमान में उभरे हुए थे। संक्षेप में, ये खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या ये जगह एक मनोरंजन पार्क है? ये थोड़ा उबाऊ है। जियाओ लिंग ने एक पल के लिए सोचा, उसका स्वर कुछ हद तक निराशाजनक था। उसने आसमान में रोलर कोस्टर ट्रैक की ओर इशारा किया और फिर चंदू से पूछा, वे दहाड़ती कारें कहाँ हैं? इस समय वहां कोई भी कहाँ होगा? चंदू ने असहाय होकर उत्तर दिया। क्या ऐसा है? जियाओ लिंग ने भौहें चढ़ाईं, फिर अन्य सुविधाओं की ओर इशारा किया। लेकिन चंदू के चेहरे के हाव भाव ने उसे पहले ही जवाब दे दिया था। जियाओ लिंग को थोड़ा गुस्सा आया, तो फिर खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ये भी जानते हैं, तो क्या हम वापस चलें? नहीं। जियाओ लिंग ने अपना सिर हिलाया, फिर चंदू को गौर से देखा। मुझे खेलना चाहिए। उसकी निगाहों के नीचे चंदू की आंखें फड़क गईं। खेलना चाहिए? और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? नहीं, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। मैं स्टाफ सदस्य नहीं हूं। चंदू ने मना कर दिया। लेकिन जियो लिंग फिर भी नहीं बोला। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगा। कोई शब्द नहीं। उफ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम यहाँ अकेले रह सकते हो। चंदू ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस भागा। आखिरकार ये शरीर अभी भी हमारे किंग कियू का था। वह जियो लिंग को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता था? जियो लिंग के सामने चलते हुए जो उसे घूर रहा था, चंदू ने अपने बाल खुजाए, अवचेतन रूप से शिकायत करते हुए, उफ, क्या तुम कल नहीं आ सकते? आधी रात को कौन आता है? ओह, ये कहते हुए चंदू रुक गया। उसने जियो लिंग को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोच लिया है। अंत में
वह केवल असहाय होकर सिर हिला सका और कह सका, ठीक है, हम आपके खेलने के बाद वापस चले जाएंगे और आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप पिछले कुछ दिनों में मुझे फिर से फ़ोन नहीं करेंगे। मुझे वास्तव में आराम करने की ज़रूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, जियाओ लेंग के होंठ आखिरकार हल्की मुस्कान में बदल गए। ठीक है, धन्यवाद कॉल्ड्रॉन। सबसे पहले, क्या आप वह पता बदल सकते हैं? 10 मिनट से अधिक समय बाद। बूम 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 टिल्ड। मनोरंजन पार्क की बिजली की आपूर्ति की गई थी। चंदू बहुत दिखावटी नहीं होना चाहता था, इसलिए रोशनी चालू नहीं की गई थी, केवल कुछ सुविधाएं सक्रिय थीं। उस रात मनोरंजन पार्क में एक अलौकिक घटना घटी। रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील और अन्य सुविधाएं, जो स्पष्ट रूप से बंद थीं, अचानक विचित्र तरीके से अपने आप चलने लगीं। हमें ये सब कितनी देर में करना होगा? चंदू स्टीयरिंग व्हील पकड़े ऊपर कार को शहर के बीचों बीच चला रहा था। पैसेंजर साइड की खिड़की खुली थी और रात की हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। जियाओ लेन खिड़की के पास झुककर उत्सुकता से बाहर रात के नज़ारे को देख रहा था। जल्दी मत करो, हर बार जब हम बाहर आते हैं तो हमें अलग अलग एहसास होते हैं। जियाओ लेन हल्के से मुस्कुराए, उसके बाल रात की हवा में लहरा रहे थे। शहर का केंद्र रोशनी और गतिविधि से गुलजार था, आधी रात में भी पैदल यात्री आ जा रहे थे। इन नन्हे मुन्नों को सोने की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? जियाओ लेंग ने अपना सिर नहीं घुमाया, बल्कि खिड़की से बाहर देखते हुए उसने चंदू से पूछा, जो गाड़ी चलाते हुए नींद से भरा हुआ था। ये सुनकर चंदू भी खासा उत्सुक हो गया। उसने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट हूँ, है ना? मेरा शरीर निश्चित रूप से आम लोगों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, है ना? लेकिन पिछले 2 दिनों से जब भी आपने मुझे रात में बाहर बुलाया है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप मुझे कॉल्ड्रॉन कहते रहते हैं। क्या ये कोई बुरी कला हो सकती है जो लगातार मेरी जीवन क्यूई को अवशोषित कर रही है? पिछले 2 दिनों ने चंदू को इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसे अपने जीवन पर शक होने लगा था। ये सुनकर जियाओ लेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह एक सुखद हंसी से लोटपोट हो गई। शायद जैसा आपने कहा था, मैं और दूसरा मैं दोनों आपकी जीवन क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं। हे, दिलचस्प है। क्या कॉल्ड्रॉन ने इसे खोज लिया है? जियाओ लेंग ने वास्तव में इसे महसूस किया था जब उसने इस शरीर को नियंत्रित किया था। वह खुद को पोषण देने के लिए हर मिनट और सेकंड में चंदू की जीवन क्यूई को अवशोषित कर सकती थी। ये सिर्फ इतना है कि तरल पदार्थ के सेवन की तुलना में इसका प्रभाव कम था। लेकिन एक छोटा मच्छर भी मांस ही तो है ना? दिन में कई बार थोड़ी मात्रा में अवशोषित करना भी अच्छा है। बेशक वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए आज के बाद उसे कढ़ाई को कुछ दिन की छुट्टी देनी होगी। टीएस इसने भी उसे एक अच्छा संकेत दिया, यानी जीवन क्यूई का सामान्य अवशोषण केवल कढ़ाई को और अधिक थका देगा और दक्षता कम होगी। लेकिन अगर ये तरल पदार्थ का सेवन था तो न केवल दक्षता अधिक थी, बल्कि कढ़ाई भी प्रत्येक लड़ाई के साथ अधिक साहसी महसूस कर रही थी। ये दूसरे मुझ पर सत्यापित किया जा सकता है। अभी भी एक अवसर खोजने की जरूरत है। दुर्भाग्य से कढ़ाई केवल दूसरे मुझ में रुचि रखती है। अगर मैं जल्दबाजी में उससे तरल पदार्थ लेने की कोशिश करता हूं तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। संक्षेप में, जियाओ लेंग ने एक बिलबोर्ड देखा था। उसकी आंखों में उत्सुकता का एक संकेत दिखाई दिया, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित सड़क की ओर इशारा करते हुए चंदू से कहा, कढ़ाई कृपया इस सड़क पर 10 किलोमीटर सीधे ड्राइव करें। हो, चंदू ने सड़क के संकेत पर देखा और तुरंत कहा, अवाक, चलो बड़ी बहन, जियांगहाई पैराडाइस इस समय बहुत पहले बंद हो गया है, ठीक है? स्पष्ट रूप से चंदू के अपरिचित पते से असंतुष्ट जियो लेंग ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, बस ड्राइव करें। मैं आज वहां जाना चाहता हूं। इसके अलावा कृपया मुझे जियो लेंग कहें। बड़ी बहन संबोधन मुझे बहुत असहज करता है। चंदू ने ये सुनकर मुंह बना लिया, आप बहुत मान कर रहे हैं। अगर हम वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं बजा पाए तो मुझे दोष मत देना। 10 मिनट से अधिक समय बाद 2 बजे रात जियांगहाई पैराडाइस के मुख्य द्वार पर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, चंदू ने बड़े लोहे के गेट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शादेफ्रॉइड का भाव था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह जगह खुली नहीं होगी। तुम काफ़ी घूम चुके हो, है ना? चलो वापस चलते हैं। हालांकि जियाओ लेंग ने अपना सिर हिलाया और बड़े लोहे के गेट की तरफ चली गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। चंदू को तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ, अरे तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुलुलु पार्क का मुख्य द्वार तुरंत काले पानी के एक पोखर में बदल गया, मानो उसमें किसी चीज ने जंग लगा दी हो। तुरंत बाद जियाओ लेंग ने चंदू को देखने के लिए मुड़कर कहा, ये खुला है, जल्दी करो और यहाँ आओ। ये कहकर वह मुड़ी और उसकी आंखों में बड़ी दिलचस्पी थी। चंदू केवल उसका अनुसरण कर सका। उसने बड़े गेट को पार किया जो काले तरल में पिघल गया था।
फेरिस व्हील धीरे धीरे आसमान में ऊंचा उठता रहा, अपनी दिन की रौनक खोता हुआ। मीरा गो राउंड शांत और खामोश था, उसके रंगे हुए घोड़े और अलंकृत सजावट रात की आगोश में समा गई थी, मानो कोई शानदार सपना खत्म होने वाला हो। मनोरंजन पार्क के विभिन्न स्टॉल और आर्केड मशीनें पहले ही बंद हो चुकी थीं। रंग बिरंगी रोशनियां अब नहीं चमक रही थीं, बस कभी कभार सुरक्षा लाइटें मंद पीली रोशनी बिखेर रही थीं। रोलर कोस्टर की पटरियां अंधेरे में फैली हुई थीं और स्लाइडों और ड्रॉप टावरों के छायाचित्र रात के आसमान में उभरे हुए थे। संक्षेप में, ये खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या ये जगह एक मनोरंजन पार्क है? ये थोड़ा उबाऊ है, जियाओ लिंग ने एक पल के लिए सोचा, उसका स्वर कुछ हद तक निराशाजनक था। उसने आसमान में रोलर कोस्टर ट्रैक की ओर इशारा किया और फिर चंदू से पूछा, वे देहाती कारें कहाँ हैं? इस समय वहाँ कोई भी कहाँ होगा? चंदू ने असहाय होकर उत्तर दिया। क्या ऐसा है? जियाओ लिंग ने भौहें चढ़ाईं, फिर अन्य सुविधाओं की ओर इशारा किया। लेकिन चंदू के चेहरे के हाव भाव ने उसे पहले ही जवाब दे दिया था। जियाओ लिंग को थोड़ा गुस्सा आया, तो फिर खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ये भी जानते हैं, तो क्या हम वापस चलें? नहीं, जियाओ लिंग ने अपना सिर हिलाया, फिर चंदू को गौर से देखा। मुझे खेलना चाहिए। उसकी निगाहों के नीचे चंदू की आंखें फड़क गईं। खेलना चाहिए? और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? नहीं, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। मैं स्टाफ सदस्य नहीं हूँ। चंदू ने मना कर दिया। लेकिन जियो लिंग फिर भी नहीं बोला। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगा। कोई शब्द नहीं। उफ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम यहाँ अकेले रह सकते हो। चंदू ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस भागा। आखिरकार ये शरीर अभी भी हमारे किंगकियू का था। वह जियो लिंग को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता था? जियो लिंग के सामने चलते हुए जो उसे घूर रहा था, चंदू ने अपने बाल खुजाए, अवचेतन रूप से शिकायत करते हुए, उफ, क्या तुम कल नहीं आ सकते? आधी रात को कौन आता है? ओह, ये कहते हुए चंदू रुक गया। उसने जियो लिंग को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोच लिया है। अंत में वह केवल असहाय होकर सिर हिला सका और कह सका, ठीक है, हम आपके खेलने के बाद वापस चले जाएंगे, और आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप पिछले कुछ दिनों में मुझे फिर से फ़ोन नहीं करेंगे। मुझे वास्तव में आराम करने की ज़रूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, जियाओ लिंग के होंठ आखिरकार हल्की मुस्कान में बदल गए। ठीक है, धन्यवाद कॉल्ड्रॉन। सबसे पहले, क्या आप वह पता बदल सकते हैं? 10 मिनट से अधिक समय बाद। बूम 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 टिल्ड। मनोरंजन पार्क की बिजली की आपूर्ति की गई थी। चंदू बहुत दिखावटी नहीं होना चाहता था, इसलिए रोशनी चालू नहीं की गई थी, केवल कुछ सुविधाएं सक्रिय थीं। उस रात मनोरंजन पार्क में एक अलौकिक घटना घटी। रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील और अन्य सुविधाएं, जो स्पष्ट रूप से बंद थीं, अचानक विचित्र तरीके से अपने आप चलने लगीं। 4 बज रहे थे। लिंग परिवार प्रवेश द्वार पर। मैं अब और नहीं सह सकता, मैं बेहोश होने वाला हूँ। चंदू बुदबुदाया, उसका मन और आत्मा थक चुके थे। जियाओ लिंग उसके बगल में बैठी चंदू को दिलचस्पी से देख रही थी। तुम मेरी इस तरह रक्षा कैसे कर सकते हो? ये किंगकियू की रक्षा के लिए है, तुम तो बस एक बोनस हो। चंदू ने तुरंत जवाब दिया, हे, मैंने कई बार कहा है, किंगकियू में हूँ और मैं किंगकियू हूँ। छोड़ो, एक पल के लिए इधर आओ। जियाओ लिंग ने अपना सिर हिलाया, फिर चंदू की ओर हाथ बढ़ाया। उसका शरीर थोड़ा उसकी ओर झुका हुआ था। इधर आओ। कहाँ आओ? चंदू थोड़ा उलझन में था, फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा। वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, जियाओ लिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। एक पल के लिए उनकी निगाहें आपस में मिल गईं, उनकी आंखों में एक दूसरे की छवि झलक रही थी। जियाओ लिंग की आंखें रात के सबसे चमकीले तारों जैसी थीं, हल्की रोशनी से टिमटिमा रही थीं, गहरी और आकर्षक। ये थीं किंगकियू की असली आंखें। सारी आवाज़ें मानो गायब हो गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय मानो थमसा गया हो। कार के अंदर का स्थान केवल उनकी सांसों से भरा था, प्रत्येक सांस उस सीमित स्थान में एक हल्की प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। ये पूरे 1 मिनट तक चलता रहा। जैसे ही चंदू होश में आया और कुछ कहने ही वाला था, जियाओ लिंग ने चंदू को छोड़ दिया। ठीक है, आज के दूसरे मैं की तरह मुझे भी बहुत मजा आया कॉल्ड्रॉन। ये कहकर जियाओ लिंग ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। चंदू जियाओ लिंग की हरकतों से थोड़ा उलझन में था। उफ, कृपया मुझे कॉल्ड्रॉन न कहें और मुझे ढूंढने की आवृत्ति भी कम करें। जियाओ लिंग मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। वह तुरंत वहां से नहीं गई। वह बस वहीं खड़ी रही, हाथ पीछे किए, होठों पर मुस्कान लिए चंदू को देखती रही। क्या तुम्हें पता है हमने अभी क्या किया? क्या किया? चंदू थोड़ा हतप्रभ था। किस किया? पता है टिल्डर। ये सुनकर चंदू का गला रुंध गया और उसने कहा, किस किया? किसने तुम्हें चूमा? जियाओ लिंग, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? यह क्या था? ये चुंबन कैसे हो गया?
है ना। जियाओलिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस समय चंदू की प्रतिक्रिया देखकर उसने धीरे से अपनी आंखों की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। आंखों का संपर्क वासना रहित मनुष्यों के बीच एक आध्यात्मिक चुंबन है। जैसे ही ये शब्द निकले, चंदू का दिल कांप उठा। ये सब क्या था? उसने झुंझलाकर जियाओलिंग से कहा, माफ करना, आंखों का संपर्क भी पाई चार्ट दिखा सकता है। मैं अपने 3 हिस्से अवाक, 3 हिस्से व्यंग्यात्मक, 3 हिस्से उदासीन और 1 हिस्सा तुम ऐसे ही हो। मैं और क्या कर सकता हूँ? देख रहा हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ, अलविदा। चंदू ने कार की खिड़की ऊपर की और एक्सीलेटर दबाते हुए वहां से चला गया। दोस्तों, मैं तो बिल्कुल अवाक हूँ। जियाओलिंग ने ये सारे मुहावरे कहाँ से सीखे? क्या वो उससे फ्लर्ट करने से पहले उससे सीख सकती है? प्लीज़। चंदू को लगा कि अगर जियाओलिंग ने किंगकियू के लहजे में कहा होता, तुम्हारा लेंग आ गया है, तो शायद उसकी भावनाओं में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता। ठीक है, क्या वो दिखावा करने से पहले उससे कुछ फ्लर्टिंग लाइन सीख सकती है? चंदू को जाते हुए देख रहा था। पहली बार जियाओलिंग को अपने सीखने के नतीजों पर थोड़ा शक हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जियाओलिंग थोड़ी अनिच्छुक थी। वह दिन भर अपने बारे में सोचती रही। उसने कुछ नहीं किया, बस वहीं खड़ी रही और कड़ाही उसके लिए यह वह करने को तैयार थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच कड़ाही को गुलाम बनाना नहीं जानती? उसके मन में दूसरे स्व का विजयी रूप फिर से प्रकट होने लगा। जियाओलिंग ने ये सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं ये स्वीकार नहीं करती कि मैं इस मामले में दूसरे में से बदतर हूँ। जियाओलिंग ने गहरी सांस ली। बेशक, एक और अजीब बात थी। उसने अपनी कनपटी थपथपाई। उसकी नज़र चंदू की ओर थी जो दूर कहीं गायब हो गया था। उसकी निगाहें बहुत अजीब हो गईं। ये कौन सी यादें थीं जो अचानक उसके मन में उभर आईं? वह आखिरी दृश्य, मैंने कड़ाही को मार डाला, लेकिन यह इतना दुखद क्यों था? क्या ये दूसरे मैं की भावनाएं थीं? जैसे ही जियाओलिंग कुछ सोच रही थी, अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं। वो जागने वाली है। अगर कड़ाही ज्यादा देर रुकी तो उसकी पोल खुल जाएगी। यही सोचकर जियाओलिंग ने अपनी भावनाओं को संभाला और भावशून्य होकर कमरे में चली गई। खैर, अगली बार मिलते हैं, कड़ाही। अगले दिन गू परिवार। मेइजू अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि चंदू के पास उसके भाई के घायल होने की खबर बताने का समय नहीं होगा, लेकिन वह सचमुच अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 5 बातें। उसने पूरे 5 काम किए थे। चंदू, इनमें से कुछ बातें तो उसने अपने मालिक से भी छुपाई थीं। ये बस अपने मालिक के साथ विश्वासघात था और इस दौरान मेइजू को वाकई गहरा अपराध बोध हुआ। लेकिन ये सब आज खत्म हो जाएगा। चंदू के साथ उसका लेन देन भी आज खत्म हो जाएगा। फिर वह अपने मालिक को चंदू द्वारा गुप्त रूप से किए गए हर काम के बारे में बता देगी। स्विश, एक परछाई के साथ मेइजू की आकृति धीरे धीरे चंदू के कमरे में प्रकट हुई। उसने पहले ही इसे भांप लिया था। चंदू के आसपास के विशेषज्ञ इस कमरे में नहीं थे और चंदू के माता पिता सब बाहर गए हुए थे। बेशक, उसे आश्चर्य इस बात से हुआ कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस घर में घायल चंदू की रक्षा के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था। यह ऐसा था जैसे मानो चंदू घायल न हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अनुग्रह से बाहर हो गया हो? मेइजू जानती थी कि बड़े अमीर परिवारों में कई नाटकीय साजिशें होती हैं। नहीं, कोई बात नहीं। उसने कमरे को देखा, सीधे बिस्तर पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वह कहाँ है? मेइजू थोड़ी उलझन में थी। चंदू क्यों चला गया? उसे अच्छी तरह याद था कि चंदू को पहले यही मम्मी की तरह बांधा गया था। जगह का पहले से जायजा लेने के लिए उसने चंदू को खुद वापस भी भेज दिया था। डॉक्टर का डायग्नोसिस देखने के बाद ही वह निश्चिंत होकर गई थी। अब वह कहाँ था? बस तभी क्लिक टिल्ड दरवाज़ा धीरे से खुला। मेइजू का दिल जोर से धड़क रहा था जैसे ही वह जाने वाली थी। चिंता मत करो मिस मेई, मैं हूँ, एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल चंदू बाथरोब पहने जम्हाई लेता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था और उसने लापरवाही से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। पीते हुए उसने मेइजू की तरफ देखा। तुम्हें यहाँ आने का समय क्यों मिला? मेइजू ने चंदू को भौहें चढ़ाकर देखा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओह बिल्कुल नहीं। अगर मैं घायल होती तो मैं हमारे किंगकियू के साथ कैसे जा सकती थी? चंदू पास ही एक सोफे पर बैठा मेइजू को गौर से देख रहा था। फिर उसने अपने बगल वाले सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, मेइजू बैठ जाए। अरे चलो अब ये हंसी मजाक छोड़िए। मेइजू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चंदू घायल है या नहीं, बल्कि सीधे पूछा, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो कहाँ है? क्या? ये सुनकर चंदू के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी, मानो बहुत समय पहले की बात याद ही न रहे। ये देखकर मेइजू की आंखों में गुस्से का एक संकेत दिखाई दिया। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, मेरे भाई की खबर?
क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे 5 काम पूरे कर दूंगी, तब तुम मुझे मेरे भाई के बारे में बताओगी? ये शब्द निकलते ही चंदू को अचानक एहसास हुआ, ओह तुम्हारा भाई, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मिस मेई, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे तुमसे किया वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए। मेईजू ने देखा कि चंदू अपनी बात से पीछे नहीं हटा और उसका मन थोड़ा शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल चंदू के शब्दों ने मेईजू का दिल फिर से धड़क उठा। चंदू ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और थोड़ी उलझन के साथ मेईजू को देखा, लेकिन क्या तुमने अपने भाई को नहीं देखा? क्या वह अस्पताल में नहीं था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी बात समझाओ। मेईजू ने जल्दी से जोर दिया। मैंने तुम्हें उस रात सबको बचाने के लिए कहा था ना? हाँ, मैंने सबको बचाया। क्या तुम कह रहे हो कि मेरा भाई भी घायलों में शामिल था? मेईजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका भाई अस्पताल में? लेकिन नहीं। मेईजू का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। मुरोंगसी और नाइट ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सदस्यों के अलावा क्या सिर्फ लियू जियानिक्सिंग और बाई जून ही नहीं बचे थे? लेकिन उन दोनों और उसके भाई के बीच उम्र का फर्क बहुत ज्यादा था। मुझे कैसे पता? क्या तुमने सबको बचाया? जाहिर है मैंने सबको बचाया। कौन था? जल्दी बताओ। मेईजू ने बेचैनी से पूछा। ये देखकर चंदू उसे अब और सस्पेंस में नहीं रखने वाला था। वह धीरे से हंसा। चंदू के बदलते व्यवहार से कमरे का माहौल भी धीरे धीरे खौफनाक हो गया। ओह सच में? उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। उसकी नज़रें अचानक मेईजू पर चंचलता से पड़ीं और आखिरकार उसका असली रूप सामने आ गया, सहित जुवानवू गेट के उत्तराधिकारी। क्या तुमने उसे भी बचाया? जैसे ही ये शब्द निकले, धमाका बिजली की एक कौंध की तरह मेईजू के दिमाग पर पड़ी। वह उसे अचानक समझ आ गया। मेईजू दंग रह गई। कोई आवाज़ न सुन पाने के कारण उसका शरीर कांपने लगा। मेईजू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आघात पहुंचाया हो, और वह वहीं स्तब्ध रह गई। चंदू की आधी मुस्कान, आधी अधूरी अभिव्यक्ति किसी धारदार चाकू की तरह थी, जो उसकी आखिरी रक्षा पंक्ति को आसानी से चीर रही थी। उसकी मनस्थिति मानो किसी प्रचंड तूफान का सामना कर रही हो। उसका सारा उत्साह, जुनून और आशा पल भर में ढह गई, और बेबसी और निराशा उसके दिल में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसके सामने खड़ा आदमी किसी बड़े और ताकतवर नाटक निर्देशक की तरह था, जो सारे कथानक और पात्रों के साथ खेल रहा था, और वह उनमें से एक मामूली सी थी। तुम सच में हमेशा से जानती थी? तुम्हें पता था कि डेंग फैंग मेरा छोटा भाई है? फिर भी तुम? मेईजू की आवाज़ कांप उठी, जैसे उसने थोड़ा होश संभालने की कोशिश की हो, लेकिन उसके विचार पहले से ही अस्त व्यस्त थे। हालांकि इस स्वर ने चंदू के होंठों के वक्रता को और गहरा कर दिया। वह धीरे से उठा और मेईजू के पास गया, उसकी नज़र मशाल की तरह सीधे उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? डेंग फैंग का जुवानवू गेट का उत्तराधिकारी बनना कुछ ऐसा था जिसकी न तो तुम और न ही मैं कल्पना कर सकते थे। और बाद में मैंने तुम्हें जो 5 काम दिए थे, उनमें से एक भी तुम्हारे छोटे भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं थी। 5वें काम के लिए भी मैंने तुमसे सिर्फ उन सभी को बचाने के लिए कहा था जिनकी सांसें बाकी थीं। तो तुमने क्या किया, मेईजू? चंदू की आवाज़ धीमी और उपहास से भरी थी, हर शब्द मेईजू के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। मेईजू का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, उसकी आत्मा उन चंद पलों में अनगिनत यातनाएं झेल रही थी। क्या मैं अपने छोटे भाई को नहीं बचा पाए? मेईजू इस पल पूरी तरह से स्तब्ध थी, उसका दिल निराशा से भर गया था, एक ऐसी निराशा जिसने सब कुछ एक ब्लैक होल की तरह निगल लिया था। चंदू के कदम उसके सामने रुक गए, उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी बढ़ती जा रही थी। हाँ, तुम ही थी। तुम्हारी चतुराई की वजह से यह नौबत आई। तुमने अपने छोटे भाई को छोड़ दिया। आखिरकार तुम्हारे छोटे भाई का हत्यारा असल में तुम ही थे। और यह कहते हुए चंदू ने दूसरे पक्ष पर एक आखिरी सोल क्रिटिकल वार किया। तुम नाइट किंग के प्रति वफादार रहना चाहती हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने छोटे भाई की रक्षा भी करना चाहती हो। मेईजू, मैं किंग कियू को ये कैसे समझाऊं? ये शब्द कहते ही मेईजू का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में अंतहीन भय उमड़ पड़ा। उसने चंदू की ओर देखा, उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था। तुम जानते हो ये कैसे हो सकता है? क्यों? चंदू असल में जानती थी कि उसके मालिक की असली पहचान लेन किंग कियू थी, कि वह नाइट किंग थी। क्यों? उसे कैसे पता चलेगा? उसे कब पता चला? अगले ही पल चंदू ने मेईजू को एक उपहासपूर्ण भाव से देखते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझसे पूछने की कोशिश कर रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि किंग कियू नाइट किंग थी? हाँ, बेवकूफ़ टिल्डा, अनुमान लगाओ कि तुम्हारा मालिक धर्मनिरपेक्ष दुनिया से प्रतिभाशाली लोगों को क्यों इकट्ठा करना चाहता है, और यू जिंगक्स्यू ने तुम्हें उन्हें क्यों लाने को कहा था। और फिर से अनुमान लगाओ, क्या तुम और जुवानवू गेट उत्तराधिकारी भाई बहन हैं? क्या तुम्हारे मालिक इसके बारे में जानते हैं? धप, विस्मयादिबोधक चिन्ह, धप धप। एक पल में मेईजू के पैर नर्म पड़ गए।
वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। डर उसके दिल में दबा हुआ था और इस दबाव ने उसकी सांसें तेज कर दी। अपने स्वामी जैसी एक प्राणी, एक योजना के लिए भी वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ एक दिखावटी जोड़ी कैसे बन सकती थी? ये सब उसके स्वामी द्वारा उससे पहले वाले व्यक्ति को सौंपा गया एक कार्य मात्र था। ये व्यक्ति उनकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चंदू पहली मुलाकात में उसका नाम क्यों पुकार सका, उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसकी कोई अनोखी पहचान है। ये सब इसलिए था क्योंकि चंदू मूल रूप से उसके स्वामी द्वारा उसकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। उसके स्वामी के अस्तित्व का कोई व्यक्ति बहुत पहले ही जान गया होगा कि उसका छोटा भाई डेंगफेंग है, और यह भी बहुत पहले ही जान गया होगा कि उसके छोटे भाई के शरीर में जुबान रुकी हुई है। और उद्देश्य ये था कि चंदू ये परख ले कि वह अपने छोटे भाई को चुनेगी या संगठन को। नतीजा, अपने छोटे भाई के लिए उसने 5 कार्य करने का फैसला किया, लेकिन कार्य पूरे हो गए और उसका छोटा भाई मर गया। उसका स्वामी भी जानता था कि वह एक विद्रोही व्यक्ति है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। मेइज़ू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। वरिष्ठ द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने पर वह कैसे बच सकती थी? चंदू ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। अच्छा है, योजना सुचारू रूप से चल रही है। दूसरा पक्ष शायद उसकी वर्तमान स्थिति को समझता है। अब उसे समझाने का समय आ गया है। कितनी दयनीय, मिस मेई। अब आप में और एक आवारा कुत्ते में क्या अंतर है? जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब से अब तक काफ़ी अलग लगता है। चंदू के व्यंग्यात्मक शब्दों ने मेइज़ू के दिल को छेद दिया, लेकिन वह खंडन करने में असमर्थ थी। उसका छोटा भाई मर चुका था और वो भी मरने वाली थी। कुछ भी नहीं बचा था। बहरहाल अगले ही पल चंदू के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें इस तरह नापसंद नहीं करता। आखिरकार मैं भी कोई वफादार इंसान नहीं हूँ। चंदू ने अपना हाथ उठाया, फुफकार। काला तरल बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। ओहा! तरल के बीच से एक कराहने जैसी आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर मेइज़ू स्तब्ध रह गई, फिर अचानक ऊपर देखा। तुरंत वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि चिपचिपा काला तरल धीरे धीरे हवा में पीड़ा से भरा चेहरा बना रहा है। मेइज़ू के दिल में एक जाना पहचाना एहसास उमड़ पड़ा और वह उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, डेंगफेंग। जैसे ही उसने चिल्लाना खत्म किया, स्विश, चंदू ने उसे वापस खींच लिया। मेइज़ू ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चंदू की पैंट का पैर पकड़ लिया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और ऊपर देखते हुए उसकी आंखें नम थीं और उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने पूछा, चंदू, चंदू, मेरा छोटा भाई मरा नहीं है? मेइज़ू को देखते हुए, जो निराशा के साथ साथ आशा से भी भरी हुई थी, चंदू ने सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ मिस मेटिल्ड, आपका छोटा भाई निश्चित रूप से मरा नहीं है, क्योंकि जब मुझे आखिरकार पता चला कि आप उसे बचाने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने कदम उठाया और उसकी आत्मा को अपने पास बंद कर लिया। दरअसल मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। चंदू के चेहरे पर यह कहते हुए कुछ दयनीय भाव आ गए। मैंने सोचा कि अगर मिस मेई को पता चले कि उनके छोटे भाई की मौत उनकी वजह से हुई है, तो शायद उन्हें बहुत दुख होगा। और मैं लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके छोटे भाई को बचा लूँगा और फिर सही समय पर उसे आपको लौटा दूंगा। मेइज़ू जितना ज़्यादा सुनती, उसके चेहरे पर उतनी ही ज़्यादा खुशी झलकती। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मेइज़ू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, 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 चंदू को उसके मालिक ने उसकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तो क्या यह अभी भी उसकी वफादारी की परीक्षा थी? लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो क्या होगा? क्या होगा अगर चंदू के भी विद्रोही इरादे हों? लेकिन क्या होगा अगर ये सब उसके विचारों के अनुरूप न हों? मेइज़ू अब समझ गई थी कि उसका छोटा भाई मरा नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ फिर से जीना चाहती थी। हालांकि चंदू की बातों ने उसे और संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसे क्या करना चाहिए? कई मिनट की दर्दनाक जद्दोजहद के बाद मेइज़ू ने एक गहरी सांस ली, फिर चंदू की ओर देखा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो ताकि मैं अपने छोटे भाई को वापस पा सकूं? मेइज़ू ने फैसला किया, वह एक जुआ खेलेगी। अगर उसने अपने छोटे भाई को नहीं चुना तो शायद उसकी भी मौत हो जाए। आखिर उसका मालिक ऐसे विद्रोही इंसान को तो नहीं चाहेगा। अगर उसने अपने छोटे भाई को चुना तो भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वह शर्त लगा सकती थी कि चंदू भी नाइट किंग के प्रति सच्चा वफादार नहीं है। मेइज़ू की इतनी समझदारी सुनकर चंदू अब शर्मीला नहीं रहा। उसके मुंह का कोना थोड़ा मोड़ा, ये बहुत आसान है। उसने अपनी उंगली मेइज़ू की ओर बढ़ाई। गुर्राहट, उसकी उंगली से एक छोटा सा पंजा निकला। अपना दिमाग खोलो और मुझे पंजा लगाने दो। इस पंजा का काम है तुम्हारी आत्मा और जीवन को तबाह करना जब तुम्हारे मन में कोई भी बेवफा विचार आए। मेइज़ू ने चंदू की उंगली से निकले फड़फड़ाते पंजा को देखा और अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस की। लेकिन अपने छोटे भाई के लिए
ठीक है, मेईजू ने सिर हिलाया। छोटे भाई, अपनी बड़ी बहन का इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। आधे घंटे बाद मेईजू ने गो परिवार को छोड़ दिया। उसने अपनी गर्दन को छुआ, उसकी अभिव्यक्ति कुछ भारी हो गई। हालांकि उस समय उसके शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं हुए थे। उसके शरीर में एक टेंटेकल धंसा होना अभी भी असहज था, लेकिन फिर भी मेईजू को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अपने छोटे भाई के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। यहाँ तक कि अपने मालिक को धोखा भी दे सकती थी। मेईजू का आकार छाया में टिमटिमा रहा था। उसने अपने दिल में आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नकली नाइट किंग चंदू था उसका मालिक। मुझे माफ करना। चंदू का अनुरोध सरल था। यह उसके लिए था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखे और साथ ही होप ऑफ लाइट नामक एक बेस पर जाकर वहां के बच्चों को कल्टीवेट करना सिखाए। चंदू के अनुसार वह उसका खैर हमारा बेस कैंप था। वर्तमान में केवल कुछ ही बच्चे थे, लेकिन बाद में लोगों की संख्या केवल बढ़ेगी। बेस भी अधिक मानकीकृत हो जाएगा। मेईजू को यकीन नहीं था कि चंदू वास्तव में क्या करना चाहता था। उसे बस इतना पता था कि वह इस जहाज पर सवार हो चुकी है और ऐसा लग रहा था कि वह उतर नहीं पाएगी। अगर तुम ये काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें लौटा दूंगी। मेईजू को चंदू का चेहरा याद आ गया। उसने चंदू से यह वाक्य कई बार सुना था, लेकिन इस समय उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेईजू चली गई और तभी चंदू के कमरे में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। महाराज, यह अधीनस्थ अब विदा लेगा। दानव पंजा परछाई में खड़ा चंदू से आदरपूर्वक बात कर रहा था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए चंदू ने पहले ही दानव पंजा को उसकी सुरक्षा के लिए कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी थी। चंदू ने सिर हिलाया। जैसे ही दानव पंजा का रूप गायब हुआ, उसके चेहरे पर आखिरकार आराम आया। अपने गालों को रगड़ते हुए मुंह बिचकाए और बुरा आदमी बनने का नाटक करते रहना थका देने वाला था, है ना? उफ उफ उफ, आखिरकार एक मामला सुलझ गया। चंदू ने जम्हाई ली और फिर बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करके वह मन ही मन अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। सबसे पहले वर्तमान स्थिति। जियांगहाई में आई सारी ताकतें नष्ट हो गईं। केवल लियू जियानिक्सिंग ही जीवित बचा। चूंकि इस व्यक्ति की एक खास पहचान थी और आगे चलकर यह काम आएगा, इसलिए चंदू ने उसे जीवित रखा। इसके बाद नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य मेईजू, मुरोंगसी, शांगगुआन मियाओइन और पुनर्जीवित व्हाइट लॉर्ड्स के अनुसार वे सभी बाद में मार्शल आर्टिस्ट विभाग में जरूर शामिल होंगे। फिर यू शिंगजू और उसे भी एक नई छोटी टीम के गठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इतने सारे लोगों के एक साथ शामिल होने से किंग क्यू के नाइट ऑर्गेनाइजेशन की व्हाइट वॉशिंग योजना भी बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। अंत में 22 जून। इतना कुछ होने के बाद उसे बहुत पहले ही बहुत पसीना आ गया होगा, लेकिन ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह न केवल एक ग्रैंड मास्टर था, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट विभाग का सबसे कम उम्र का जीनियस ग्रैंड मास्टर भी था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसे बस कुछ बार डांट पड़ेगी और बस बाद में ध्यान देने की जरूरत थी। इतने सारे लोगों की मौत के बाद ये निश्चित रूप से विभिन्न विभागों का ध्यान आकर्षित करेगा। ये खबर कि नाइट किंग सचमुच पुनर्जीवित हो गया है उन सभी संप्रदायों में भी फैल जाएगी जो अभी भी देख रहे थे। उसके बाद लंबे समय तक अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट एक बार फिर जियांगहाई में उमड़ पड़ेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो चंदू भविष्य में कुछ समय तक कोई और कदम नहीं उठा सकता था। उसे कुछ समय के लिए चुपचाप रहने की जरूरत थी। आइए उसके अपने पक्ष की बात करें। ताकत गौण थी, प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण था। पहला, उसका गुप्त अड्डा जो होप ऑफ लाइट था। ये जगह नवीनीकरण और निर्माण के लिए नेदरवर्ल्ड पैलेस के लॉन्ग ज़ेतियान को सौंप दी गई थी। निर्माण पूरा होने के बाद अपनी सेना बनाने की उसकी योजना पूरी तरह से क्रियान्वित हो सकती थी, और संसाधन कोई समस्या नहीं थे। गू परिवार की ताकत सब कुछ हल कर सकती थी। साथ ही मेईजू की सहायता से उसका प्रभाव और भी तेजी से बढ़ेगा। ये सोचते हुए चंदू को अचानक साल के अंत में होने वाली परिवार की वार्षिक बैठक याद आ गई। ये दरअसल एक कथानक बिंदु था जिसका मूल रचना में संक्षेप में उल्लेख किया गया था। आखिरकार इसका नायक समूह से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वास्तविक दुनिया की अपनी समझ के जरिए उसे उस समय की स्थिति का कुछ अंदाजा था। वार्षिक बैठक का स्थान हमेशा गो परिवार की जागीर ही होता था। उसके भाई बहन, चाची और चाचा सभी आते थे, और एक हिस्सा गो परिवार के नाम से चलने वाले उद्यमों के प्रतिनिधियों का होगा। समय कम था और चंदू के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन उससे पहले वह ज्यादा आरामदायक मुद्रा में आ गया। नहीं नहीं, बहुत नींद आ रही है। कल का काम कल तक रुक सकता है। पहले मुझे कुछ दिन आराम करने दो। ... लेंग परिवार, बहन, क्या तुम हाल ही में किसी तरह का स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल कर रही हो? लेंग लिंगर ने अपने छोटे से बैग के साथ अपनी चमकती बड़ी बहन को कुछ हैरानी से देखा। नहीं, क्यों? लेंग किंग क्यू चौंकी, फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ बोली।
उसका दिल थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ? क्या उसकी त्वचा और भी खराब हो गई है? क्या वो और भी बदसूरत हो गई है? फिर जब वो कल चंदू के साथ बाहर गई थी, क्या उसने ध्यान दिया? नहीं। फिर ये इतनी मुलायम और कोमल क्यों है? धिक्कार है, ये तो किसी नवजात शिशु की त्वचा जैसी है। लिंगर ने इसकी तुलना अपनी त्वचा से की। हालांकि वो भी अपनी बड़ी बहन की तुलना में भीगी और तरोताज़ा थी, लेकिन ये तो मानो स्वर्ग और धरती थी। ये वाकई अविश्वसनीय था। उसकी बड़ी बहन ने इसे कैसे बनाए रखा होगा? इतना मत बोलो, जल्दी करो और कक्षा में जाओ। क्यू एक पल के लिए चुप हो गई। क्या ये बच्ची इतने रुक रुक कर बोल सकती है? आउच! लिंग र ने जवाब दिया, फिर बाहर गई और चंदू द्वारा भेजी गई विशेष कार में बैठ गई। क्लिक टिल्ड जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लेंग परिवार में केवल क्यू ही रह गया। आपकी त्वचा में सुधार हुआ है। क्या यह इसलिए है क्योंकि आप अधिक बार कढ़ाई के संपर्क में रहे हैं? जियो लेंग इस क्षण में बाहर कूद गया, जानबूझकर पूछ रहा था। ये सुनकर क्यू ने हल्के से कहा, क्या आपको इतना कुछ कहना है? लेकिन हाल ही में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ है। क्यू ने अपने शरीर को तानते हुए, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए और अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ कहा, मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस करता है और मैं विशेष रूप से ऊर्जावान हूँ। ये जल्दी सोने और जल्दी उठने का लाभ है। क्या ऐसा है? लेकिन नाइट किंग के रूप में आप स्वाभाविक रूप से ऐसे कारकों से अप्रभावित हैं। यदि आप अधिक सुंदर बनना चाहते हैं तो आप केवल अन्य तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। अन्य तरीके? उदाहरण के लिए देगची से शारीरिक तरल पदार्थ ग्रहण करके। क्यू अवाक रह गई। जियाओ लेंग क्या सोच रहा था? उसने कुछ असंतुष्ट भाव से उत्तर दिया, जियाओ लेंग चुप रहो, तुम कुछ समझते नहीं हो। मैं सुंदर हो रही हूँ क्योंकि मेरी दिनचर्या नियमित हो गई है। मैं अब पहले की तरह सारा दिन नहीं जागती। तो इसका चंदू के शारीरिक तरल पदार्थ ग्रहण करने की तुम्हारी तथाकथित ज़रूरत से कोई संबंध नहीं है। और जिस तरह से तुम ये कह रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कह रही हो कि मैं कोई सिक्कुबस हूं जिसे जीवित रहने के लिए चंदू के शारीरिक तरल पदार्थ की ज़रूरत है। क्या ऐसा नहीं है? दफा हो जाओ। क्यू नाराज और शर्मिंदा थी। जियाओ लेंग के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी। उसने हल्के से कहा, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे व्यस्त होना है। ये कहते हुए वह हल्के कदमों से सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही जियाओ लेंग ने सोचा कि वह सचमुच पढ़ाई करने जा रही है, उसने एक अलमारी से धागा निकाला और बुनाई शुरू कर दी। ये लगभग पूरा हो गया है। चंदू निश्चित रूप से तब बहुत हैरान होगा। पढ़ाई? क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम अगली योजना की व्यवस्था करने के लिए नाइट ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे पर जा रही हो? ये कहते ही क्यू के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। फिर उसने हल्की खांसी की और कहा, जियाओ लेंग, क्या तुम प्लीज़ बात करना बंद कर सकते हो? मेरे अपने इंतज़ाम हैं। मैं दुपट्टा बुनने के बाद जाऊंगी। बेहतर होगा। जियाओ लेंग ने कहा कि उसे अपना दूसरा रूप पहले ही दिख चुका है। जब से उसने चंदू के साथ समय बिताना शुरू किया है, वह बहुत आलसी हो गई है। हे, तुम क्या जानती हो? जियाओ लेंग, मैं सहूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 महीना बीत गया। इस महीने के दौरान जियांगहाई में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 1 महीने पहले नाइट किंग के हमले के कारण और भी अधिक मार्शल आर्टिस्ट जियांगहाई में आ गए। चंदू पिछले कुछ दिनों से बहुत शांत था, कुछ भी ध्यान खींचने वाला नहीं कर रहा था। ये सिर्फ इतना है कि वह नहीं जानता था कि नाइट किंग के पुनरुत्थान की खबर ने कुछ कट्टरपंथियों को आकर्षित किया है या नहीं। दुनिया भर में इस महीने आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला हुई। सभी ने नाइट किंग का ध्यान खींचने का दावा किया। संक्षेप में, जब प्रशंसक गलती करते हैं तो मूर्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह के व्यवहार ने सभी को नाइट किंग से और भी अधिक नफरत कर दी। लेंग परिवार, विशाल धूसर नीला आकाश चुपचाप ठंडी सर्दियों की हवा में फैल गया। क्यू खिड़की के पास खड़ी थी, ठंडी हवा को अंदर आते हुए महसूस कर रही थी। उसने अपनी उंगली का पोरा बढ़ाया और शांत वातावरण में पहला जू हुआ उसकी उंगली के पोहे पर पंख की तरह हल्के से पिघल गया। क्यू ने अपना हाथ हटा लिया, जिससे एक हल्का लाल निशान रह गया जो पिघले हुए जू हुआ की गर्माहट थी। बर्फ गिर रही है। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत चुका है। इस महीने कई चीजें हुईं। सबसे पहले चंदू के साथ उसके रिश्ते में फिर से गर्मजोशी आ गई, लेकिन यह अभी भी दूसरे चरण को पार नहीं कर पाया था। इसका अंदाज़ा उसकी धारणा में धीरे धीरे हो रहे सुधार से लगाया जा सकता है। क्यू का मानना था कि बेहतर बदला लेने और अपनी धारणा में बेहतर सुधार के लिए चंदू के साथ अंतरंगता के नए तरीके अपनाना जरूरी था। बेशक ये सब बदला लेने के लिए था और किसी और चीज़ के लिए नहीं। दूसरी बात, 1 महीने पहले जियांगहाई में संप्रदाय के विनाश ने सबका ध्यान खींचा और नकली नाइट किंग ने अनगिनत सुर्खियां बटोरी। लेकिन मैं यही तो चाहती थी। नकली नाइट किंग की बदौलत मेइजू और दूसरे लोग मार्शल आर्टिस्ट विभाग में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए।
और उन्होंने एंटी नाइट ऑपरेशंस के लिए विशेष जांच दल नाम की एक संस्था भी स्थापित की। इसके सदस्यों में शामिल थे मेई जू, यू शिंगजू, मुरोंगसी, शांगुआन म्याओइन, बाई लियान, बाई जून, लियू जियानिक्सिंग। संक्षेप में, उनमें से आधे से ज्यादा परिचित थे। यह उसके भविष्य के मार्शल आर्टिस्ट उन्मूलन योजना के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अंत में, और सबसे ज़रूरी बात ये होगा, हम कैरेट, मैंने आखिरकार साल खत्म होने से पहले ही इसे बुनना पूरा कर लिया। मामूली स्कार्फ कुछ खास नहीं होता। लेन किंगकियू ने मेज से एक काला दुपट्टा उठाया जिसे उसने खुद बुना था और उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ने से नहीं रुक रहे थे। बस अब उसके सामने एक बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। वह ये होगी, वह इसे चंदू को कैसे दे। मेरा दूसरा रूप कड़ाही यहाँ है, आप इसे अभी उसे दे सकते हैं। इस समय जियो लेंग ने अचानक उसे याद दिलाया। लेन किंगकियू ने यह सुनने के बाद वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने जल्दी से दुपट्टा हटा दिया। कुछ सेकंड बाद क्लिक टिल्ड किंगकियू टिल्ड मेरा किंगकियू टिल्ड, मैं यहाँ हूँ। चंदू ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। इस महीने कई चीजें हुईं। सबसे पहले किंगकियू के साथ उसका रिश्ता गहरा हुआ। दूसरी बात, जियाओ लेंग द्वारा उसे बार बार पुकारने की आवृत्ति भी कम हो गई और परिणामस्वरूप उसकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होता गया। इसके बाद उसके मुख्य अड्डे का सफलतापूर्वक जीर्णोद्धार किया गया और सभी उपकरण पूरे हो गए। अब बस अपने संगठन के सदस्य बनाने के लिए बच्चों को ढूंढना बाकी था। जियांगहाई में कई घटनाएं घटी और भी सेनाएं वहां पहुंची। मार्शल आर्टिस्ट और आम लोग सब एक साथ मिल गए। ये कहा जा सकता है कि सड़क पर चलते हुए आपको दिखाई देने वाले 10 लोगों में से शायद एक मार्शल आर्टिस्ट ही होगा। संक्षेप में, इस महीने चंदू का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उसने अपना ज्यादातर समय किंगकियू के साथ बिताया और आज भी कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही चंदू ने लेन किंगकियू को देखा, उसने तुरंत उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया, स्वाभाविक रूप से उसे थाम लिया और फिर अपना विचारपूर्ण अभिवादन शुरू किया। किंगकियू, तुम आज भी बहुत सुंदर हो। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए रगड़ दूंगा। ये सुनकर लेन किंगकियू को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बनावटी संयम के साथ उत्तर दिया, तुम असामान्य रूप से चौकस हो रहे हो। आज तुम क्या करना चाहते हो? हे, अपने इरादे का खुलासा होते देख चंदू ने हल्के से अपना कंधा लेन किंगकियू पर टिका दिया, मुस्कुराते हुए। आज मैंने एक आला समीक्षा साइट पर एक अच्छा रेस्तरां देखा। क्या हम दोपहर के भोजन के लिए वहां चलेंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लेन किंगकियू को थोड़ा प्रलोभन हुआ। इस महीने के दौरान उसने खुद को चुनौती देने का फैसला किया और चंदू के साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने की कोशिश की। फिर उसे एहसास हुआ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक वह चंदू के साथ थी, कहीं भी ठीक था। खाने पीने और हर जगह मौज मस्ती करने के एक महीने ने जियांगहाई के अधिकांश परिवारों और संप्रदायों को भी चंदू के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया। हालांकि वह सचमुच जाना चाहती थी, लेकिन आज एक विशेष स्थिति थी, क्योंकि उसने तय किया था कि दुपट्टा बुनने के बाद वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी और काम पर लग जाएगी। तो लेन किंगकियू ने मना करने के इरादे से अपना मुंह थोड़ा खोला, मुझे माफ करना, वहाँ लिमिटेड एडिशन मिल्क मैंगो पुडिंग भी मिलती है। मैंने पूछा था, और अगर हम दोपहर से पहले चले जाएं, तो शायद वहाँ अभी भी कुछ बिक रहा हो। ये शब्द निकलते ही लेन किंगकियू ने चंदू की तरफ देखा, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। तो अब चलते हैं। हम लिमिटेड एडिशन पुडिंग, मैं सच में इसे आजमाना चाहती हूँ। ये देखकर चंदू का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। मिठाई बनाने की योजना सफल रही। जियांगहाई हाई स्कूल, लेंग लिंग, एर और बाई क्योंगलान, जिन्होंने अभी अभी अपनी मध्यावधि परीक्षाएं समाप्त की थीं, वापस दिए गए टेस्ट पेपर देख रहे थे। लिंग, एर जी, तुम सुधर गई हो। बाई क्योंगलन ने हैरानी से लेंग लिंगर के हाथ में चीनी, गणित और अंग्रेजी के टेस्ट पेपर देखे। हम बिल्कुल। लेंग लिंगर गर्व से मुस्कुराए और अपना सिर थपथपाया। क्योंगलन, आखिरकार मुझे अपनी प्रतिभा का पता चल ही गया। मतलब, मेरी याददाश्त अच्छी है। जब तक चीनी, गणित और अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आ रही है, क्या लिबरल आर्ट्स वाला हिस्सा आसान नहीं है? बाई क्योंगलन ने सिर हिलाया। उसे अचानक संकट का एहसास हुआ। लिंगर जी इतनी मेहनत कर रही है, अगर मैं भी मेहनत नहीं करूंगी तो शायद मैं भी लिंगर जी के स्कूल में नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मुझे भी मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। खैर, अच्छी तरह पढ़ाई करने की बात। बाई क्योंगलन ने उस सीट पर नजर डाली जहां देंग फैंग बैठता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन देंग फैंग एक महीने से स्कूल नहीं गया था। चूंकि वह अनाथ था, इसलिए उसके माता पिता से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। स्कूल ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। बेशक इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, बस एक लापता किशोर उसका सहपाठी था, जिससे उसे अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी हो रही थी। छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी सबसे ज़रूरी बात है
ये सोचते हुए बाई क्योंगलन ने उम्मीद से लेंग लिंगर की ओर देखा। लिंगर जी, सर्दियों की छुट्टियों के बाद क्या मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ पढ़ाई कर सकती हूँ? ये सुनकर लेंग ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया और सहमति जताई। जरूर क्योंगलैन। खैर, सर्दियों की छुट्टियां जल्द ही आने वाली हैं, तो तुम मेरे घर पर ही क्यों नहीं रुकती? हम साथ में समीक्षा कर सकते हैं। फुफकार। खुशी अचानक आ गई, जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बाई क्योंगलन ने निगल लिया, फिर जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। हे। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर खिड़की के पास एक मेज़ के चारों ओर 3 महिलाएं और 2 पुरुष बैठे थे। उन्होंने विशिष्ट पोशाकें पहनी हुई थीं और उनमें से प्रत्येक की एक असाधारण आभा थी, जो अन्य ग्राहकों की अटूट निगाहों को अपनी ओर खींच रही थी। उनमें से एक पुरुष ने अपनी निगाहों से उन्हें घूर रहे लोगों को डराकर भगा दिया और फिर अपने सामने सादे कपड़ों में बैठी 2 महिलाओं की ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर कहा, मैं फ्रॉस्ट ब्लेड संप्रदाय का लैंटिंग हूँ। मैं फीनिक्स क्राई संप्रदाय की 2 महिलाओं का अभिवादन करता हूँ। ये सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी आगामी चर्चा की विषय वस्तु किसी अन्य संप्रदाय को नहीं बताई जानी चाहिए। ये सुनकर फीनिक्स क्राई संप्रदाय की दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया। लेकिन उन्होंने दुकान में बैठे दूसरे लोगों को थोड़ी उलझन से देखा और पूछा, ये जगह क्यों चुनी? यहाँ बहुत सारे लोग और बहुत सारी आंखें हैं। हमारी बातचीत का सार। ये शब्द कहते ही लंबे चमकदार काले बालों और एक नौजवान जैसी तीखी नज़रों वाला एक और आदमी हंसा। क्या दोनों बड़ी बहनें समझ नहीं पा रही हैं? ये जगह धर्मनिरपेक्ष दुनिया की एक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ खाने आने वाले ज़्यादातर लोग आम लोग हैं। मैंने लुओयिन से भी इसकी जांच करवाई थी और यहाँ हमारे अलावा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। उसके बोलते ही उसके बगल में पानी जैसे नीले रंग के वस्त्र में बैठी सौम्य महिला हल्की सी मुस्कुराई। पानी के दर्पण के साथ, अगर हम कुछ कहें भी तो ये आम लोग हमारी बातचीत का सार नहीं समझ पाएंगे। जहाँ तक उन मार्शल आर्टिस्टों की बात है, वे ऊंची आकांक्षाओं वाले घमंडी लोग हैं। वे इतनी छोटी जगह में आने से कतराते हैं। ओह, वैसे मैं मोकैंग हूँ और लुओयिन और मैं दोनों ही बीबो संप्रदाय की शिष्याएं हैं। ये सुनकर दोनों सादे कपड़ों में महिलाओं ने आखिरकार सिर हिलाया। उन्होंने अपने हाथों को प्याले में भरकर कहा, चेन ली, जी यून। एक दूसरे से परिचय कराने के बाद लैंटिंग ने भौहें चढ़ाईं और पहले बोली, चूंकि हमने सहयोग करने का फैसला किया है, इसलिए मैं पहले अपनी जानकारी बताऊंगी। हमारे फ्रॉस्ट ब्लेड संप्रदाय के स्काउट्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 महीने पहले जियांगहाई में बड़ा उपद्रव मचाने के बाद नाइट ऑर्गेनाइजेशन गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे वे जियांगहाई छोड़ चुके हैं। ये सुनकर जी यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियांगहाई क्षेत्र में नाइट ऑर्गेनाइजेशन ने वास्तव में फिर से कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में हमारे संप्रदाय के शिष्यों का सामना ऐसे सदस्यों से हुआ है जिन पर नाइट ऑर्गेनाइजेशन के होने का संदेह है। वे मार्शल आर्टिस्ट और आम लोगों पर हमला करेंगे। उनका उद्देश्य सरल और स्पष्ट है, जीवित प्राणियों की आत्माओं को रात्रि राजा के लिए बलिदान करना। लुओयिन ने धीरे से अपना पानी का प्याला घुमाया और कहा, मेरे बीबो संप्रदाय के जल दर्पण ने रात्रि संगठन के कई संदिग्ध क्रिया विन्यासों को कैद कर लिया है, लेकिन वे हमेशा निर्णायक क्षणों में बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपना चेहरा दिखाते हैं। लगता है उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वह चीज़ प्रकट होने वाली है। ये सुनकर सब चुप हो गए। जल दर्पण बीबो संप्रदाय की एक अनोखी गुप्त तकनीक है। ये दुश्मनों पर दूर से नज़र रखने और अपनी आभा को छिपाने का एक विशेष तरीका है। लंबे बालों वाले मोकैंग को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी और उसने अपना अनुमान व्यक्त किया, क्या ऐसा हो सकता है? रात्रि राजा को भी पता है कि उसने उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी की थीं और पुनर्जीवित होने के बाद वह बहुत कमज़ोर हो गया था। तो वह हमारी प्रतिक्रियाओं को परखने के लिए धीरे धीरे अपने पंजे फैला रहा है। जहाँ तक उस चीज़ की बात है, मेरा मानना है कि रात्रि राजा को इसके बारे में ज़रूर पता है, लेकिन वह खुद को दिखाने से डरता है क्योंकि वह देखता है कि हम जैसे बहुत से लोग हैं। ये शब्द बोलते ही कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। सभी इस बात से सहमत थे। एक पल की खामोशी के बाद लैंटिंग ने बेबसी से आह भरी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? नाइट किंग बहुत चालाक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अचानक फिर से प्रकट हो जाएगा, ठीक 1 महीने पहले की तरह जब हमने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। जी यून ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं, इस बार 1 महीने पहले से अलग है। इस बार ये पूरी तरह से पुष्टि हो गई है कि नाइट किंग पुनर्जीवित हो गया है। न केवल हम, बल्कि अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट बल, विशेष रूप से जियांगहाई से, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आ गए हैं। मार्शल आर्टिस्ट विभाग भी अपने प्रयासों को तेज करेगा। मुझे विश्वास है कि नाइट किंग भी इतने संगठित पैमाने पर जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम मुझे नहीं लगता कि हम 1 महीने पहले की तरह हार जाएंगे। ये सुनकर सभी के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। 1 महीना पहले
कहा जाता है कि नाइट किंग 1 महीने पहले फिर से प्रकट हुआ था और उसने एक ही वार में जियांगहाई में घुसी सभी ताकतों का सफाया कर दिया। वह संप्रदायों के एक हिस्से को अपने जाल में फंसाकर अपना सहयोगी बनाने में भी कामयाब रहा। हालांकि सौभाग्य से मार्शल आर्टिस्ट विभाग द्वारा जारी सर्चलाइट से वे कम से कम ये तो तय कर सकते हैं कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। मो कैंग ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद नाइट किंग हमारी टुकड़ी देखकर बाहर आने की हिम्मत भी न करे। मुझे लगता है कि नाइट किंग बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम क्या खाना चाहते हैं। कुछ भी ऑर्डर कर दो, जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम उस चीज़ के बारे में योजना पर चर्चा कर सकते हैं। ये सुनकर कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे इतने सतर्क थे और नाइट किंग का ठिकाना जानना चाहते थे। इसका मुख्य कारण यही था कि वह चीज़ प्रकट होने वाली थी। हाल ही में आकाश असामान्य रूप से बदल रहा था और सच्ची क्यूई की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही थी। ताइचू पवित्र भूमि के पुराने संप्रदाय गुरु की भविष्यवाणी के साथ ये प्राचीन क्यूई के उद्भव का संकेत था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि प्राचीन क्यूई का एक और झोंका अपने उत्तराधिकारी को खोजने की तैयारी कर रहा था। उनके गठबंधन का उद्देश्य सरल था, सहयोग करना, संयुक्त रूप से प्राचीन क्यूई की सटीक स्थिति का पता लगाना और फिर ये तय करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना कि यह किसका होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, डिंगलिंग टिल्ड, दरवाजा खुला, घंटी की तीखी आवाज के साथ। द्वार से ठंडी हवा जू हुआ के साथ मिलकर धीरे धीरे गर्म इंटीरियर में बह गई। उस आदमी ने गहरे भूरे रंग का ऊनी कोट पहना हुआ था, जिसका कॉलर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और कमीज के कॉलर पर एक सुंदर सफ़ेद ऊनी स्वेटर की हल्की सी झलक दिख रही थी। सर्दियों की देवी जैसी स्वभाव वाली उस महिला ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और ऊनी अस्तर वाला एक भूरा कोट चुना था जो गर्म और हल्का दोनों था। उसने इसे साधारण गहरे रंग की सीधी पैंट और नॉन स्लिप मार्टिन बूट्स के साथ पहना था। उसके हाथ कोट की जेबों में थे और उसका शरीर बगल वाले आदमी से थोड़ा टिका हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही लेन किंग कियू ने तुरंत कई आभाओं को देखा। हम मार्शल आर्टिस्ट। वह चुपचाप चंदू के पीछे पीछे चली गई। नमस्ते सर, क्या आप दोनों हैं? एक वेटर मेनू पकड़े हुए आया। चंदू और लेन किंग कियू को देखते ही उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तो कितना सुंदर आदमी है और उसके बगल में बैठी यंग मिस कितनी खूबसूरत है। हाँ, कृपया हमें खिड़की के पास वाली मेज पर ले चलो। चंदू ने सिर हिलाया, फिर लेन किंग कियू का हाथ उसके कोट की जेब से निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, मुझे कसकर पकड़ लो किंग कियू। लगता है यहाँ और भी मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेन किंग कियू ने अपने कान के पास गर्म सांस महसूस की और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता है। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई जिससे चंदू उसे मेज तक ले गया। उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। दरअसल अब वह बिना आंखों की जरूरत के पूरी तरह से अपनी समझ पर भरोसा करते हुए आज़ादी से घूम सकती थी। ये जगह खिड़की के पास भी थी, लेंटिंग और बाकियों से 2-3 टेबल दूर। चंदू ने सीमित संस्करण वाले पुडिंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी पुडिंग है? हाँ, हम लेते हैं। वेटर एक युवती थी जो चंदू के लाजवाब आकर्षण का विरोध नहीं कर पा रही थी और बेहद घबराहट से बोली, चलो 2 सर्विंग से शुरू करते हैं। अगर यह काफ़ी न हो तो क्या हम और ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जब आपको और चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वेटर पहले तो ये कहना चाहता था कि हर व्यक्ति के लिए एक सर्विंग ही सीमित है, लेकिन चंदू की मुस्कुराती निगाहों ने उसे मना करना नामुमकिन बना दिया। ठीक है, शुक्रिया, हम इसकी भी 2 सर्विंग लेंगे। और ये? चंदू ने मुख्य व्यंजन, नाश्ते और पेय पदार्थों की ओर इशारा किया। ओके, वेटर चला गया। चंदू ने अपनी तरफ देखा तो उसे थोड़ी नाराज़गी महसूस हुई। उसने अपने सामने बैठी लेन किंग कियू की ओर देखा। उसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और अपनी उंगलियों से चुपचाप अपनी बाँह थपथपा रही थी। चंदू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर पूछा, क्या हुआ किंग कियू? अरे कुछ नहीं, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम हर लड़की के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाती हो। लगता है वो लड़की बहुत सुंदर है। लेन किंग कियू ने व्यंग्य किया, फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे पछतावा हुआ। दरअसल लेन किंग कियू को नहीं लगता था कि वो बहुत ज़्यादा अधिकार जताने वाली इंसान है, लेकिन चंदू से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत अधिकार जताने वाली है। जब तक चंदू किसी जवान और खूबसूरत लड़की से बात करता, उसे अंदर से बहुत असहजता महसूस होती। जब वो असहज महसूस करती तो दुखी होती, और जब वो दुखी होती तो उसे चंदू का मजाक उड़ाना अच्छा लगता। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, वो बाद में माफ़ी मांगने का कोई न कोई मौका ज़रूर ढूंढ ही लेगी। ये देखकर चंदू का मूड अचानक बेवजह उत्तेजित हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उस मंगेतर का क्या करें जो ईर्ष्यालु हो और अपने चेहरे पर मुझे ईर्ष्या हो रही है दिखाना पसंद करती हो।
चंदू ने कहा कि वो वाकई बहुत प्यारी है। किंग क्यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम सच में बहुत प्यारे हो। चंदू ने तुरंत सबके सामने चिल्लाकर कहा। बड़ी संख्या में लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। अगर आपको कोई पसंद है तो जोर से चिल्लाना चाहिए। यही मेरा सिद्धांत है। शुद्ध प्रेम के सम्राट चंदू। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चुप रहो। लेन किंग क्यू ने तुरंत अपना संयम तोड़ा। अब चंदू से नाराज होने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से उस आदमी का मुंह ढकने के लिए आगे बढ़ी। वह अंदर से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। धिक्कार है, क्या इस आदमी को इस मौके का ख्याल भी नहीं है। दूसरी तरफ लैंटिंग और बाकी लोगों ने चुपचाप अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उनकी नज़र चंदू और लेंग किंग क्यू पर टिकी थी। अरे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम चंदू और लेंग किंग क्यू, गु परिवार के युवा गुरु और लेंग परिवार की वह युवा कुमारी। उद्धरण चिन्ह, वे यहाँ क्यों हैं? पता नहीं। इस पर लैंटिंग ने चंदू की अभी अभी कही बातों के बारे में सोचा और कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों आज डेट पर हों? ये शब्द बोलते ही कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। फिर वे सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि गो परिवार के युवा गुरु और लेंग परिवार की युवा कुमारी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी की बात तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जब नाइट किंग पुनर्जीवित हो गया है और प्राचीन क्यू प्रकट होने वाला है, तो हर कोई इन दोनों बातों में व्यस्त और चिंतित है। इन दोनों में प्यार की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर कुछ और ही चल रहा होगा। खैर, शिष्टाचार दिखाने के लिए वे बाद में नमस्ते करने जाएंगे। इसके अलावा अगर वे चंदू के साथ अच्छे संबंध बना सकें तो उन्हें और भी जानकारी मिल सकती है। वे जानते थे कि चंदू जियांगहाई के प्रभारी 22 जून से अच्छी तरह परिचित था। गु परिवार वगैरह के साथ इतने सारे संबंधों के साथ दूसरे पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाना निश्चित रूप से सबसे अच्छी रणनीति थी। मम 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 मम। पुडिंग नाजुक और मुलायम है, रेशमी बनावट के साथ। दूध की मिठास और आम का खट्टापन पूरी तरह से मेल खाता है। वाह, ये सचमुच एक सीमित संस्करण पुडिंग के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। यहाँ आना निश्चित रूप से सही विकल्प था। लेन किंग क्यू ने छोटे त्वरित निवाले में अपना 5वां पुडिंग खा लिया। उसका दिल लगभग मिठास से भर गया था। चंदू ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर टिका दिया, उसे धीरे से देख रहा था। वास्तव में जब वह मिठाई खाती है तो किंग क्यू मनमोहक लगती है। हालांकि वह आमतौर पर वैसे भी मनमोहक होती है। किंग क्यू, कुछ मुख्य पाठ्यक्रम खाओ, केवल मिठाई मत खाओ। चंदू ने कहा। मम हम, हे, वो तुम हो। नाइट किंग होने के नाते उनमें सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिरोध करने की क्षमता है। नाइट किंग का शरीर इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बना है। इस समय जियाओ लेंग ने उछलकर कहा। वह उत्सुक थी कि मिठाइयों का स्वाद कैसा होता है ताकि उसका दूसरा रूप उनसे इतना प्यार करे। जियाओ लेंग, तुम समझ नहीं रहे हो। काम और आराम का मेल आधुनिक समाज की मुख्यधारा का मूलमंत्र है। लेंग किंग क्यू ने मन ही मन जियाओ लेंग को जवाब दिया। वह मिठाई खाते हुए जियाओ लेंग से बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। हालांकि चूंकि चंदू ने ऐसा कहा था। 5वां हलवा खाने के बाद लेंग किंग क्यू ने अपना पेट सहलाया और पाया कि मिठाई के लिए उसका पेट अभी भरा नहीं था। तभी उसने अनिच्छा से अपनी चॉपस्टिक उठाए और मुख्य व्यंजन की ओर हाथ बढ़ाया। तो मैं थोड़ा खा लूंगी। चंदू थोड़ा मुस्कुराया। हे, किंग क्यू कितनी प्यारी है। मैं उसे देखे बिना कभी नहीं थकता। अगर यह योजना न होती तो वह सचमुच आराम से बैठकर हर दिन किंग क्यू के साथ खाना पीना और मौज मस्ती करना पसंद करता। ओह, लेकिन क्या इससे लेंग किंग क्यू की अपनी योजनाओं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? आखिरकार उसे अभी भी नाइट ऑर्गेनाइजेशन संभालना था और वह नाइट किंग थी। अगर वह खाती पीती और मौज मस्ती करती रही तो क्या उसके मामले आगे नहीं बढ़ पाएंगे? हालांकि लेंग किंग क्यू के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद आराम से बैठकर चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। उसने ज़रूर पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा होगा, इसीलिए वह उसके साथ बाहर जाने के लिए राजी हुई। इस समय हेलो, क्या आप गु शाओ चंदू हैं? आसमानी नीले रंग के लबादे में एक व्यक्ति वहां आया। उसने चंदू का धीरे से अभिवादन किया। लेंग किंग क्यू, जो तले हुए बन खा रही थी, अचानक सतर्क हो गई। उसने ऊपर देखा और आंखें खोलकर दूसरे व्यक्ति पर एक नज़र डाली। यह देखकर कि यह एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट का जीवन सार था, उसने मन ही मन एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया। एक साधारण जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट भी बातचीत शुरू करने की हिम्मत कैसे करता है? कितना उबाऊ होता है। ये सोचकर उसने अपनी निगाहें हटा लीं और तले हुए बन खाना जारी रखा। दूसरी ओर चंदू ने दूसरे व्यक्ति को देखा। उसके पहनावे और रूप रंग से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सदी की नहीं है। ये प्राचीन मार्शल दुनिया के लोग काफ़ी व्यक्तिवादी होते हैं, है ना? इसलिए उसने उलझन का नाटक किया और पूछा, हम और आप? ये सुनकर लुओ यिन ने राहत की सांस ली।
उसे डर था कि चंदू से बात करना मुश्किल होगा और वह उन्हें अनदेखा कर देगी। इसलिए उसने शालीनता से अपना परिचय दिया, नमस्ते, मैं बीबो संप्रदाय की शिष्या हूँ। मेरा नाम लुओ यिन है। बोलते हुए उसने खिड़की के किनारे वाली दूसरी मेज की ओर देखा और परिचय दिया, ये सभी मेरे दोस्त हैं। हम सभी वास्तव में दोस्त बनाना चाहते हैं और गुरदा शाओ को जानना चाहते हैं। चंदू ने वहां बैठे कुछ जन्मजात मार्शल कलाकारों की ओर देखा। वे भी उसे देख रहे थे। चंदू ने एक पल के लिए सोचा, बीबो संप्रदाय हो। हालांकि पिछले महीने उसका व्यवहार विशेष रूप से अच्छा रहा था। उसने कुछ नहीं किया था। उदाहरण के लिए उसने लोगों से जियांगहाई में प्रवेश करने वाली सभी सेनाओं को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की थी। इसमें बीबो संप्रदाय भी शामिल था। ये प्राचीन मार्शल दुनिया का एक संप्रदाय था जिसे मध्यम स्तर का माना जाता था। उनकी ताकत को मजबूत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनके शिष्य बहुत लोकप्रिय थे। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर मिरर नामक एक अनोखी गुप्त तकनीक थी। जल दर्पण का कार्य दुश्मनों पर दूर से नजर रखना और जासूसी करना था, बशर्ते कि कोई प्रतिद्वंद्वी की क्यूई को महसूस कर सके। इसके अलावा ये किसी की उपस्थिति को भी पूरी तरह से छिपा सकता था, जिससे बाहरी लोगों के लिए यह पता लगाना असंभव हो जाता था कि आप वहां हैं। यहाँ तक कि आपके शब्द भी बाहरी लोगों के लिए धुंधले और अस्पष्ट हो जाते थे। दुर्भाग्य से यह एक गुप्त तकनीक थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चली आ रही थी, इसलिए केवल बीबो संप्रदाय के शिष्य ही इसे सीख सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे अचानक उसे ढूंढने क्यों आएंगे, उसने अनुमान लगाया कि इसके केवल कुछ ही कारण थे। या तो वे वास्तव में उसे जानना चाहते थे, या वे नाइट के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, या ये प्राचीन क्यूई के बारे में था। जैसे ही उसने उस प्राचीन क्यूई के बारे में सोचा, चंदू की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। संक्षेप में, उसे जल दर्पण की गुप्त तकनीक की भी बहुत आवश्यकता थी, इसलिए यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। ओह! जैसे ही उसने ये सोचा, चंदू का दिल अचानक से भारी हो गया। उसने लेन किंक्यू की ओर देखा, जो चुपचाप उसके सामने खाना खा रही थी। हल्की खांसी के बाद उसने फिर भी लुओ यिन की ओर अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करना, आज एक दुर्लभ छुट्टी का दिन है। मैं बस अपने प्रेमी के साथ एक सुखद दिन बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर लुओ यिन को थोड़ी निराशा हुई। उसने लेन किंक्यू की ओर देखा, जिसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, कुछ उलझन में महसूस कर रही थी। वह वास्तव में किसी भी साधना में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकी। गु परिवार के युवा गुरु का प्रेमी वास्तव में एक साधारण व्यक्ति था। हालांकि एक दुबला ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा होता है। भले ही लेन किंक्यू एक साधारण व्यक्ति थी, फिर भी उसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि उसे बाद में किसी और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सोचते हुए लुओ यिन ने अपने हाथों को पछतावे के स्वर में बनाया और कहा, ठीक है, मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसने कहीं से एक छोटा कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। चंदू से कहा, ये हमारे बीबो संप्रदाय की संपर्क जानकारी है। अगर गु शाओ को उस चीज़ में रुचि है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पक्ष के कई संप्रदायों के पास कुछ ज्ञात सुराग हैं। चंदू ने छोटे कार्ड पर नजर डाली, सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है। क्योंकि चंदू और लेन किंक्यू वहां थे, इसलिए लुओ यिन और अन्य संप्रदाय के शिष्यों ने वहां से जाने और कहीं और बात करने का फैसला किया। उनके जाने के बाद जैसे ही चंदू इसे फेंकने के लिए छोटे कार्ड को उठाने वाला था, खनक एक चॉपस्टिक ने कार्ड को छेद दिया और खुद को मेज में धंसा दिया। चॉपस्टिक उद्धरण चिन्ह ... सूखी खांसी के बाद उसने पूछा, किंक्यू, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेन किंक्यू ने टिश्यू पेपर एक तरफ फेंक दिया, उस कार्ड की तरफ देखे बिना जो उसने अपनी चॉपस्टिक से मेज में गड़ा दिया था, और उदासीनता से बोली, मेरा हाथ फिसल गया। उसका हाथ फिसल गया। उफ! चंदू फौरन हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? लेन किंक्यू तुरंत अपना संयम खो बैठी और झुंझलाहट से चंदू को देखने लगी। धिक्कार है, ये कुत्ता सा आदमी न सिर्फ उस तरह की औरत पर पूरी तरह मोहित है, बल्कि उसने उसका कार्ड भी स्वीकार कर लिया है। उस तरह के इंसान के चंदू से संपर्क करने के पीछे साफ तौर पर कुछ छिपे हुए इरादे थे। क्या इस बेवकूफ को कुछ दिखाई नहीं देता? औरत को देखकर तो ये अपने पैर भी नहीं हिला पाता। नहीं, चंदू ने सिर हिलाकर समझाया, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। मेरा उनसे मिलने का कभी इरादा ही नहीं था। प्यारी? तुम कैसी बेवकूफ़ी कर रही हो? चंदू ने लेन किंक्यू के सवाल का जवाब नहीं दिया। चंदू ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने लेन किंक्यू का हाथ थाम लिया और जब वह थोड़ी नाराज और शर्माई हुई लग रही थी तो उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया। किंक्यू, मेरी दुनिया बहुत छोटी है, बस तुम्हारा होना ही काफ़ी है। मेरा यकीन करो, ठीक है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये कहते ही उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धप धप लेन किंक्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, उसके चेहरे पर गुलाबी लालिमा फैल गई। लेन किंग्क्यू ने धीरे से अपने होंठ काटे, उसके दिल में शर्म और घबराहट की एक झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने चंदू को ऐसी बातें कई बार कहते सुना था, फिर भी हर बार वह शर्मा जाती और उसका दिल जोर से धड़कता। कितना परेशान करने वाला। हालांकि उसे ये भी एहसास हुआ कि चंदू लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय लगता है, और हालांकि उसे विश्वास था कि चंदू दूसरी औरतों के बहकावे में नहीं आएगा, फिर भी वह उस संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद इसलिए कि वह अब चंदू के साथ होने का एहसास नहीं खोना चाहती थी, या शायद सिर्फ इसलिए कि वह खुद कुछ और नहीं खोना चाहती थी। लेन परिवार लेन किंग्क्यू के साथ खरीदारी में कुछ और समय बिताने के बाद चंदू लेन किंग्क्यू को घर ले गया। हालांकि वह व्यस्त और विचलित लग रही थी, हर समय कुछ सोच रही थी। बहुत पहले, मैं जा रहा हूँ किंग्क्यू। चंदू दरवाजे पर खड़ा था, लेन किंग्क्यू को अलविदा कह रहा था। लेन किंग्क्यू ने अपने सामने झिलमिलाते जीवनसार को देखा, थोड़ा चकित महसूस कर रही थी। उसने रास्ते में बहुत सोचा था, चंदू उसे पसंद करता था, इसलिए वह इसे सीधे व्यक्त करेगा। लेकिन वह चंदू को पसंद करती थी और अपने जन्मजात संकोची होने के कारण वह इसे व्यक्त करने में हमेशा शर्मिंदा महसूस करती थी। हालांकि अगर वह हमेशा संकोची रहती तो उसे यकीन नहीं था कि वह और चंदू जीवन भर इस स्नेह को जारी रख सकते हैं या नहीं। कभी कभी उसे बुरे सपने भी आते थे, सपना देखती थी कि कोई जो उसके जैसा दिखता है चंदू के साथ चल रहा है। वे दोनों रात में खेलने के लिए बाहर जाते थे। बस इसके बारे में सोचकर उसका दिल दुख जाता था। तो वह चंदू के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। तभी चंदू भी मुड़ा, जाने की तैयारी में उसे अपनी अगली योजना बनानी थी। बहरहाल, 1 मिनट रुको, लेन किंग्क्यू ने अचानक पुकारा और चंदू को रोक दिया जो जाने वाला था। चंदू थोड़ा रुका, फिर अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि लेन किंग्क्यू धीरे धीरे उसकी ओर आए और अपना धूप का चश्मा उतार दिया, जिससे उसकी 2 धुंधली आंखें प्रकट हुईं, जो चंदू की नज़र में बहुत आकर्षक और भावनाओं से भरी थीं, गहरे भूरे रंग की। तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, है ना? लेन किंग्क्यू की स्पष्ट और ठंडी आवाज़ चंदू के कानों में पड़ी। वह चंदू के सामने आए, हाथ बढ़ाया और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे नीचे खींच लिया और उनकी निगाहें आपस में टकरा गईं। अंतर यह था कि चंदू लेन किंग्क्यू का हल्का लाल हुआ चेहरा देख सकता था, वे इतने करीब थे कि चंदू लेन किंग्क्यू के दिल की धड़कन भी सुन सकता था। इसके कुछ सेकंड बाद लेन किंग्क्यू ने धीरे से कहा, उसके स्वर में एक युवती की शर्म की झलक थी, चंदू, हमेशा शब्द बहुत दूर है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हर कल वहाँ रहो, मेरे साथ, मेरा साथ दो, बस इतना ही काफ़ी है। इस बिंदु पर लेन किंग्क्यू का स्वर अविश्वसनीय रूप से सशक्त हो गया। उसने धीरे से चंदू का कॉलर खींचा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कहना चाहती हूँ, तुम मेरी हो और तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। जैसे ही उसके शब्द निकले, चंदू का सिर थोड़ा नीचे की ओर झुक गया और उसके होंठों को लेन किंग्क्यू ने जबरदस्ती चूम लिया। उनके होंठ मिले और दोनों के दिलों में एक मीठा स्वाद उमड़ आया। मानो वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर चंदू के दिल में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसने आंखें चौड़ी कर लीं। उसने अविश्वास से लेन किंग्क्यू को देखा। ये तो एक ज़बान है, कितनी हिम्मत। चंदू ने धीरे धीरे लेन किंग्क्यू का साथ दिया, हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शुद्ध प्रेम रुचि को चूमते हुए, अनजोड़ 100,000 टिल्ड शुद्ध प्रेम रुचि जारी रखते हुए। चंदू के अलावा लेन किंग्क्यू के मन में जियाओ लेन भी उसे लगातार बड़े आश्चर्य से याद दिला रहा था। ये बढ़ रहा है इतनी तेजी से, मेरा दूसरा स्वर, क्या यही तुम्हारी पूरी शक्ति है? हालांकि जियाओ लेन बहुत अनिच्छुक थी, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका दूसरा स्व वास्तव में आकर्षक कला में बहुत कुशल था। चंदू, हर बार वह अपने लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आती। डॉट 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 कौन जाने कितना समय बीत गया। स्वूश टिल्ड। चंदू गाड़ी चलाकर चला गया। कार में उसका चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। वह अपने होंठ चाट रहा था, लगातार उस दृश्य का आनंद ले रहा था जो अभी अभी हुआ था। हिस, किंग्क्यू, मेरा किंग्क्यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह कांप उठा। अगर वह गाड़ी नहीं चला रहा होता तो शायद खुशी से जमीन पर तड़प रहा होता। साहसी किंग्क्यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। इस उत्साह के साथ उसे अब खुद को अगली योजना में झोंक देना चाहिए। प्राचीन क्यूई ही है। चंदू को मन ही मन बीबो संप्रदाय के लोगों का रूप याद आया। उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। कोई प्राचीन क्यूई नहीं थी, ये केवल झूठी जानकारी थी जो उसने फैलाई थी। उद्देश्य भी बहुत सरल था, वह है इस विशाल मार्शल आर्टिस्ट संप्रदाय को भीतर से खत्म करना। ये जानना जरूरी है कि अलग अलग संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, एक संप्रदाय के भीतर शिष्य भी सच्चे दिल से एक नहीं हो सकते। इसलिए चंदू ने इस बिंदु का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट संप्रदायों को, जो बड़ी मुश्किल से नाइट किंग का विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे, भीतर से बिखरने के लिए करना चाहा। तरीका भी बहुत आसान था।
पीच ब्लॉसम एसोसिएशन का गढ़ एक गुप्त भव्य संरचना द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध था, जिससे यह एक रहस्यमय प्राचीन खंडहर के लिए एक आदर्श सक्रियण बिंदु बन गया। वह वहां एक और रात्रि प्रदर्शन करेगा, और वह एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन होगा। सबसे पहले क्लॉ को मार्शल आर्टिस्टों की आत्माओं को खाकर मजबूत होने दें। जब क्लॉ मजबूत होगा तो वह और मजबूत होगा और उसके अधीनस्थ भी मजबूत होंगे। इससे वह बिना रोक टोक कार्य कर सकेगा। दूसरे, मार्शल आर्टिस्टों की बड़ी संख्या में मृत्यु, विशेष रूप से अर्जित और जन्मजात मार्शल आर्टिस्टों और यहां तक कि ग्रैंड मास्टरों की मृत्यु, अनिवार्य रूप से मार्शल आर्टिस्ट समाज को असंतुलन में डाल देगी। संख्या की कमी को पूरा करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट विभाग को निश्चित रूप से कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। वे अगले साल जनवरी में मार्शल आर्टिस्ट भर्ती की कठिनाई को उचित रूप से कम करेंगे और भर्ती कोटा बढ़ाएंगे। उस समय अपने लोगों को शामिल करना बेहद सुविधाजनक होगा। ये सोचकर चंदू खिलखिलाकर हंस पड़ा। जहां तक बारीकियों की बात है, वह बस सही समय का इंतजार करेगा। तभी डिंगलिंग टिल्ड, चंदू का फोन बज उठा। कनेक्ट होने के बाद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके बूढ़े गांव की आवाज दूसरी तरफ से आए। युवा गुरु, पिछले वर्षों की गो परिवार की वार्षिक बैठक में उपस्थित लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। ये सुनकर चंदू के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। अच्छा, गो परिवार की वार्षिक बैठक का फॉलो अप करने का समय आ गया था। टाइप _of_response_is_jason_string_from_the_schema